उस लड़के का भाई एक बड़ा तगड़ा डरावना इंसान था, अर्ली एज से ही एकदम इंटिमिडेटिंग टाइप। लेकिन जब बात आई उसके छोटे भाई होंग चाओवान की, जिसे रोज स्कूल में बुली किया जाता था, तो उसने एक बार भी हमदर्दी नहीं दिखाई, बल्कि उल्टा उसे बेइज्जत करते हुए बोला, बेकार है तू, नाकाबिल। और फिर धमकी दी, अगर तूने किसी को बताया कि तू मेरा भाई है तो खुद मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ये सुन के होंग चाओवान का दिल जल उठा। दांत भींचते हुए वो चिल्लाया, तू ऐसा कैसे बोल सकता है, मैं ही तो तेरा अकेला परिवार हूँ। लेकिन उसका भाई बिना कुछ बोले ऐसे चला गया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। दरवाजा बंद किया और 3 साल तक गायब हो गया। इन 3 सालों में वांग चाओमिन को रोज स्कूल में बुली किया जाता रहा। हर दिन एक सजा बन गया था। फिर एक दिन उसके पास एक कॉल आया, उसके भाई की मौत हो गई थी। एक बाइक एक्सीडेंट, ट्रक से टकराकर उसी वक्त जान चली गई। होंग चाओवान सन्न रह गया। 3 साल से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन दिल में एक बात थी, चलो आखिरी बार उसे देख लूं। जब उसने भाई की बॉडी देखी, एक अजीब सी चुप्पी छा गई। लेकिन फिर बहुत गहरे आंतरिक संघर्ष के बाद उसने एक फैसला लिया। एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी में सिर्फ नफरत दी, शायद मरने के बाद भी कोई उसे याद नहीं करेगा। और बस उसने अपने ही भाई की बॉडी को छोड़ने का फैसला कर लिया। ऐसे कमीने को शायद मरने के बाद भी कोई अपनाना नहीं चाहेगा। होंग चाओवान ने एक थकी हुई हंसी के साथ बोला, उस जैसे इंसान की अंतिम यात्रा पर पैसे बर्बाद करने से बेहतर है कि मैं कुछ खाना खा लूं। वो मुड़ा और हॉस्पिटल से बाहर जाने ही वाला था कि एक स्टाफ मेंबर ने उसे रोका। रुको जरा, ये पैकेज तो लेते जाओ। उसने कहा, मुझे पता है तुम बॉडी क्लेम नहीं कर रहे क्योंकि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना? मैं ये देना भूल ही गया था। ये उसके एक्सीडेंट सीन से मिली कुछ पर्सनल चीजें हैं। होंग चाओवान ने चुपचाप पैकेज लिया और वहीं पास में एक बेंच पर बैठ गया। उसका दिमाग उलझनों से भर गया था। ऐसा रेकलेस बंदा जो हमेशा खुद में खोया रहता था, उसे ये अंजाम मिलेगा ये कभी सोचा भी नहीं था। अब वो सच में अकेला रह गया था। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसी वक्त पैकेज के अंदर से अचानक एक फोन की रिंग बजी। होंग चाओवान ने पैकेट खोला, अंदर एक फोन था, स्विच ऑन। होम स्क्रीन पर पहला मैसेज चमक रहा था, बॉस, हाउस द नेशन वाइड वॉन्डरिंग गोइंग। चाओवान हैरान रह गया। बॉस, नेशन वाइड वॉन्डरिंग? उसने मैसेज को खोलकर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन फोन पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। बस ऐसे ही ट्राई करने के लिए उसने वो आम यूनिवर्सल पैटर्न जेस्चर डाला और हैरानी की बात, फोन खुल गया। अब वो एक एक करके फोन की चीजें देखने लगा। तभी एक मैसेज उसकी नजर में अटक गया, एक पर्सनल फाइल जिसमें किसी इंसान की पूरी डिटेल्स थी। जांगहू को अपनी स्कूल से एक पैकेज मिला। जैसे ही उसने खोला उसे शॉक लग गया। कोई सच में जांग हीसू की तारीफ कर रहा था। ये पढ़ के हैंग चाओमान पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। उसको साफ याद था, वो बंदा तो उसे हमेशा बुली करता था, अब ऐसे अचानक तारीफ। उसे गुस्सा आ गया, मन ही मन गालियां देने लगा। जब सारे मैसेजेस पढ़े तब समझ आया, ये तो किसी गुंडों के ग्रुप का चक्कर है। फिर क्या, उसने सीधा पिंड ग्रुप चैट में एक मैसेज डाला, सब लोग इकट्ठा हो, जरूरी बात है। उसका प्लान था इन सबको एक जगह बुला के सीधा पुलिस को सौंप देना। लेकिन तभी किसी ने उसके कान को झपट लिया। होन चांगे था वो। होन ने पैकेज देखा और फौरन समझ गया कोई मर गया है, लेकिन उसकी आंख में जरा भी दया नहीं थी। उसने बड़े ठसक से पैकेज के सारे सामान को जमीन पर फेंक दिया। हैंग चाओमान जब तक कुछ करता बहुत देर हो चुकी थी। वैसे तो ये यादें चाओमान के लिए कुछ मायने नहीं रखती थी, लेकिन ये बात उसे चुभ गई कि कोई और उसमें हाथ डाल रहा है। उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने सीधा होन चांगे पे छलांग मारी और उसे जमीन पे गिरा दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही होन चांगे उठने लगा, चाओमान ने सीधा उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारा। भले ही खुद चाओमान भी ऊपर से गिर के चोट खा चुका था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। गुस्से में जलते हुए वो लगातार होन चांगे पे वार करता। फिर जंगहू ने हैंग चान के मुंह पर एक जोरदार पंच मारा और उसे हवा में उड़ा दिया। यहाँ हो क्या रहा है? मैं तो बस एक पल के लिए कन्वीनियंस स्टोर गया था, तू पूरा खून से सना हुआ क्यों है? उस कमीने ने मुझे अचानक से पकड़ लिया और ऊपर से नीचे धक्का दे दिया। ये तो हद से बाहर है यार। हम इसे बिना कानून तोड़े धुन सकते हैं ना? ये सुनते ही जांगीसू के चेहरे पे एक खतरनाक सी स्माइल आ गई। वोंग चामिन अपने जख्मों की परवाह किए बिना उठने की कोशिश करने लगा ताकि भाग सके, लेकिन जंगहू उसे इतनी आसानी से छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो जैसे ही उसे पकड़ने भागा, तभी पीछे से किसी ने उसे एक जबरदस्त थप्पड़ मारकर जमीन पे गिरा दिया। वो गुस्से में उठा देखने के लिए कि उसे मारा किसने, लेकिन सामने खड़ा था उसका अपना बड़ा भाई वी जोंग। जंगहू एक पल के लिए जम गया, समझ ही नहीं पाया कि भाई ने उसे क्यों मारा। वी जोंग ने सिर्फ इतना कहा, कोई पर्सनल रीजन नहीं है, लेकिन बॉस ने बोला तू गंद है और तुझे 1000 बार भी मिटा दें तब भी कम होगा। हैंग चाओमान अंदर तक कांप गया ये सुनकर। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिससे उसने पहले मैसेज किया था वो यही इंसान निकलेगा। हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन जांगीसू अब और चुप बैठने के मूड में नहीं था। रुक जा डकहोन, जमीन पे पड़े चांगी ने जल्दी से चिल्लाकर बोला। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पीछे से धीरे धीरे सैकड़ों लोग उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उन सबके कपड़े बिल्कुल गुलजांग जैसे थे। साफ दिख रहा था कि वो सब उसी गैंग के हैं। हैंग चाओमान ये सब देख के पसीने पसीने हो गया। क्या ये सारे लोग मेरे भाई के अंडर आते हैं? जैसे ही जंगहू को असली सिचुएशन समझ आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो पूरी तरह चारों तरफ से घिर चुका था। तभी एक लड़के ने आगे बढ़ के बोला, असल में फर्क नहीं पड़ता तू गंद है या नहीं। अगर बॉस को कोई पसंद नहीं आता तो हमें उसे हटाना ही पड़ता है।
यही है एम्परर गैंग का उसूल। और ये बोलते ही सारे लड़के टूट पड़े जंगहू पर। हर तरफ से उसकी धुनाई शुरू हो गई, खून से लथपथ कर दिया उसे। हैंग चौवान ने ये सब अपनी आंखों से देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। लगता है भाई का शुक्रगुजार होना पड़ेगा मुझे। अब जो पावर तू छोड़ गया है उसका मैं सही यूज करूंगा। उसने भाई का छोड़ा हुआ फोन उठाया। अब उस फोन से एच कंट्री के अंडरवर्ल्ड का आधा हिस्सा उसके कंट्रोल में था, लेकिन हैंग चौवान ने उस पावर को सही रास्ते में लगाया। उसने स्कूल के गंदे लोगों को सबक सिखाया। इतना ही नहीं, उसने उन बदमाशों को उनके विक्टिम्स के लिए ह्यूमन चेयर बनाकर बिठा दिया और ऊपर से उन्हें दौड़ाने पर भी मजबूर कर दिया। लगभग 2.5 घंटे तक वो सारे स्कमबैग्स ट्रैक के चारों तरफ नंगे दौड़ते रहे। तापमान चाहे जितना भी तेज हो, हालत चाहे जितनी भी खराब हो, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। एम्परर गैंग की नजरें हर जगह थी। ये सब देखकर स्कूल के बड़े बड़े ऑफिशियल्स भी चौंक गए। आखिर पिछले एक हफ्ते में 20 से ज्यादा लोग एम्परर गैंग के अटैक्स का शिकार बन चुके थे। यहाँ तक कि डू जिनफू, जो कि स्कूल का स्क्वाड लीडर था, वो भी कंफ्यूज हो गया। ये गैंग तो पहले सब कुछ इग्नोर करता था, अब अचानक से इतना एक्टिव क्यों हो गया? फिर किसी ने कहा, मुझे लगता है इन्हें किसी ने हायर किया है पिटाई के लिए। अगर ये स्कूल पे कंट्रोल जमाना चाहते तो 3rd ईयर स्टूडेंट्स को टारगेट करते, पर ये तो सिर्फ 1st ईयर वालों को ही मार रहे हैं। इसका मतलब क्लियर है, पर्सनल बदला चल रहा है। डू जिनफू ने तुरंत बोला, अगर ऐसा है तो उस 1st ईयर के लौंडे को ढूंढ के लाओ जिसने ये सब शुरू करवाया है। दूसरा बंदा बोला, टेंशन मत लो, मेरा भी यही शक था। अगली सुबह पूरे स्कूल से जितने भी शक के घेरे में आने वाले स्टूडेंट्स थे, सबको इकट्ठा कर लिया गया। उन सबके सामने खड़ा था गुमिनो, जिसने बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पे आ गया। हम यहाँ सिर्फ एक मकसद से हैं, उस मास्टरमाइंड को ढूंढने के लिए जिसने ये सारे हायर अटैक्स करवाए हैं। और फिर उसने नजरों से सबको स्कैन करते हुए बोला, और मैं पूरा यकीन रखता हूँ। वोंग चौवान की टांगे कांपने लगी। ये कैसे अचानक इतनी जल्दी डाउट सीधे मुझ तक आ गया? वहीं दू मीन झू के होठों पे हल्की सी शातिर सी स्माइल आ गई। क्रिमिनल अभी सोच रहा होगा कि हमने पकड़ कैसे लिया है ना, पर सच्चाई ये थी, ये सब बस उसका एक ब्लफ था। जो भी सामने खड़े थे वो सब बस शक के घेरे में थे, कोई पक्का नहीं था। मैं एक चांस दे रहा हूँ, जिसने ये किया है अभी कन्फेस कर दो, वरना मैं गारंटी देता हूँ ऐसी टॉर्चर दिखाऊंगा जो कभी देखे नहीं होंगे। हैंग चौवान अंदर से डर के मारे कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने आगे बढ़कर कन्फेस करने से मना कर दिया, क्योंकि अगर एक बार मैं बोल गया तो सीधा एंड होगा मेरा। कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, अब सबकी तलाशी ली जाएगी। एक एक करके फ्रंट से शुरू करते हैं। लगता है इस बार मैं सच में फंस गया। मैंने वो फोन लाया ही क्यों था यार? अगर इन लोगों ने फोन पकड़ लिया तो कोई बहाना नहीं चलेगा। तभी चेकिंग के दौरान किसी लड़के ने हल्की सी हरकत कर दी और गार्ड ने उसे एक जोरदार मुक्का दे मारा। ये देखकर हैंग चौवान ने डिसाइड किया, अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उसने चुपचाप जेब से फोन निकाला। प्लान था कि वो एम्परर गैंग को मैसेज भेजे, ड्रैगन डे हाई स्कूल के ऑडिटोरियम में तुरंत पहुंचो। पर तभी गिंजू अचानक उसके बगल में झुककर बोला, क्या कर रहा है तू? वोंग चोमिन का कलेजा वहीं बैठ गया। डर के मारे उसके हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। वोंग चौवान पसीने पसीने हो चुका था, इतना डर गया कि जवाब देना भी भूल गया। मैंने कहा था हिलना मना है, फिर भी फोन से खेल रहा है तू? कहीं तू ही तो नहीं है जो चुपचाप लोगों को हायर करके ये सब बवाल करवा रहा है? ये बोलते ही सामने खड़ा बंदा उसके फोन की तरफ झपटा, लेकिन हैंग चान ने फोन को कस के पकड़ लिया। किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं था। उस बंदे ने गुस्से में आकर मुक्का मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि तभी एक आवाज गूंजी, असल में वो सब कुछ मैंने करवाया था। किम डी चोंग कांपते हुए बोला। वो बंदा रुक गया और धीरे धीरे किम डी के पास आया। तूने किया ये सब? किम डोंग तुरंत जमीन पे घुटनों के बल बैठ गया। हाँ, मैंने एम्परर गैंग को हायर किया था, क्योंकि मैं उन बुली करने वालों से नफरत करता था जो मुझे रोज टॉर्चर करते थे। ये सुनकर गुमिनो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, क्योंकि उसने अब तक अटैकर्स का नाम तो बताया ही नहीं था। तो इस लड़के को कैसे पता चला कि वो एम्परर गैंग ही था? क्या ये सच में ही असली किलर है? पर तभी गुमिनो को कुछ गड़बड़ सी लगी। उसने झट से घूमकर वोंग चौवान का फोन छीन लिया और बोला, पासवर्ड बता। वोंग चौवान कांपते हुए बोला, 13,14,520। फोन अनलॉक हुआ, लेकिन जैसे ही स्क्रीन खुली, सामने बस एड्स की भरमार थी। हर जगह बेकार के पॉपअप्स, गेम्स के लिंक और स्पैम एड्स। गुमिनो वहीं थम गया। वो कुछ समझ ही नहीं पाया, बोलने को शब्द ही नहीं बचे थे। गुमिनो को जैसे ही होश आया, उसने फोन वापस हैंग चौवान को लौटा दिया। तब तक उसके आदमियों ने किम डोंग का फोन भी चेक कर लिया था। इस लड़के के फोन में कुछ भी नहीं है। किम डोंग ने फौरन जवाब दिया, मुझे डर था कि पकड़ा जाऊंगा, इसलिए सारे चैट रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए थे। गुमिनो को इस पे कोई शक नहीं हुआ। आखिर कौन होगा जो इतने सीरियस केस में झूठा इल्जाम अपने ऊपर लेगा? जरूर यही डरपोक होगा। डर के मारे कबूल कर लिया। गुमिनो के मन में चल रहा था, इससे मेरी काबिलियत फिर से डू जेन्नू को इम्प्रेस करेगी, हमारी रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगी और मैं आराम से उन विलन टाइप लड़कों को अपने मन से कंट्रोल कर पाऊंगा। तभी उसने एक जोरदार घूंसा किम डोंग के पेट में दे मारा। तू मेंटली रेडी तो होगा ना? बाकी सब दफा हो जाओ यहाँ से। सबके सब खिसक लिए। पर जैसे ही हैंग चौवान जाने लगा, उसका मन नहीं माना। उसने पीछे मुड़ के देखा। किम डोंग ने झूठ क्यों बोला? उसे ये कैसे पता चला कि अटैक्स एम्परर गैंग ने कराए थे? एक ऐसा लड़का जिसे सब बुली करते थे, जो हर वक्त चुप रहता था, उसके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? तभी उसे याद आया, किम डोंग का भाई सिर्फ कोई मामूली आदमी नहीं था, वो एक कुख्यात गैंगस्टर था। न सिर्फ एक वायलेंट गैंग का लीडर, बल्कि ऐसा नाम जिससे बाकी सारी गैंग्स तक डरती थी, बस एक ऑर्डर पे। जिस इंसान के पास वो ताकत थी कि किसी को भी इस दुनिया से गायब कर सके। अब वो एक कार एक्सीडेंट में मर चुका था। उसका फोन अब उसके भाई हैंग चौवान के हाथ में था। हैंग चौवान ने उस फोन का इस्तेमाल स्कूल का माहौल साफ करने के लिए किया, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। उसका अपना दोस्त बुरी तरह पीटा गया।
स्कूल वालों को शक हुआ कि किसी ने गुंडे बुलाए हैं, तो उन्होंने सारे संदिग्ध लोगों को इकट्ठा किया ताकि उनके फोन की चैट चेक की जा सके। जैसे ही वो हैंग चा का फोन चेक करने ही वाले थे, किम डोंग ने आगे आकर झूठा इल्जाम खुद पर ले लिया कि उसी ने एम्परर गैंग को बुलाया था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। मैंने सोचा भी नहीं था कि एम्परर गैंग इतनी हद तक जा सकती है। हैंग चौवान का चेहरा शर्म से झुक गया। उसने मन में सोचा, अब तो मुझे खुद से भी बात करते वक्त सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन जो भी हो ये मेरी गलती है कि तू इतनी बुरी तरह पिटा। लेकिन किम डोंग ने कहा, चिंता मत कर, जब सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे तब सिर्फ तू ही था जो मेरे साथ खड़ा रहा। तुझे याद भी ना हो शायद, पर मैं कभी नहीं भूलूंगा। दुआन तो जैसे पागल ही हो गया था। मुझे पता था कि मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, पर सच बताऊं, अंदर ही अंदर मुझे बहुत मजा आ रहा था। इसलिए तुझे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, बस जल्दी से वापस चला जा, उसने कहा। उन्होंने मुझे बोला है कि मैं यहीं रुकूं। स्कूल खत्म होने के बाद वो मुझे किसी डी जिन्फू नाम के बंदे से मिलवाने ले जाएंगे। मारेंगे नहीं, है ना? पर हैंग चौवान को ऐसा नहीं लग रहा था। उसने ना सिर्फ किम तो चौंग के मुंह से टेप हटाई, बल्कि उसे समझाया भी, गिल्टी फील मत कर। उन हरामियों को सबक सिखाना सैटिस्फाइंग होता है और मजेदार भी। जैसे वो हमें हंस हंस के तंग करते हैं, वैसे ही अब हमें भी हंसना चाहिए जब उनके साथ यही हो। हैंग चौवान ने दांत भींचते हुए कहा, लेकिन हाँ, स्कूल के बाद वो लोग मुझे लेने जरूर आएंगे, उस बात की टेंशन मत ले। अब रेडी हो जा, असली शो शुरू होने वाला है। उधर एक क्लासरूम में 40 बच्चे थे, जिनमें से 39 अपनी डेस्क पर सो रहे थे। तभी पीछे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। कुछ लोग अंदर घुसे और सीधा उस बच्चे के पास पहुंचे जो अभी अभी उठ के बैठा था। उन्होंने पूछा, क्लास 4 वाला गुमिनो कहाँ है? 3rd ईयर वाले लड़कों ने जवाब मिलते ही गुम मेजू को चारों तरफ से घेर लिया। पूरी क्लास सन्न खड़ी थी। सबके सामने ही एक लड़के ने हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और सीधा गिनो के सर पर दे मारा। असल में ये सब होंग चौवान का प्लान था। उसने एम्परर गैंग को मैसेज भेजा था, ड्रैगन डे वाला गिंजू, उसको देख लो जरा। गिनो का एक साथी उसे बचाने दौड़ा, लेकिन उसे सीधा माथे पर मुक्का पड़ा और वो जमीन पर गिरा, उठ तक नहीं पाया। एक लाल बालों वाला लड़का सबको घूरता हुआ बोला, जो भी बीच में आया सीधा मारा जाएगा। फिर वो वापस अपनी गैंग के साथ जुड़ गया और जमीन पर पड़े गोंजू को बुरी तरह लात मारने लगा। टीचर इतना डर गया कि सीधे क्लासरूम से भागा और पुलिस को फोन लगाया। ड्रैगन डे, क्लास में कुछ गुंडे घुस आए हैं, जल्दी आइए। बगल वाले क्लासरूम में भी शोर सुनाई दिया। बच्चे हैरान थे कि क्या हो गया। डी जिन्फू उस शोर से जाग गया और सामने बैठे बच्चे के पीछे थप्पड़ मारते हुए बोला, अबे ओ बड़बड़ क्या कर रहा है तू? उधर दूसरी तरफ एम्परर गैंग अब भी गुमिनो को पीट रही थी। गुमिनो का पूरा चेहरा अब खून से सना हुआ था। वो बस हाथ जोड़कर कह रहा था, प्लीज बस कर दो। जब एम्परर गैंग को लगा कि अब बहुत हो गया, तो उन्होंने उसे धमकाते हुए कहा, हिलेगा मत, अब तेरी एक फोटो लेनी है। आसपास खड़े सब बच्चे दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि देवमुजू जैसा डरावना लड़का अब दया की भीख मांग रहा था। आखिरकार वही तो था जो दूसरों को पीटता रहता था। अब उसी की ये हालत देखकर कुछ लोगों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फोटो तो कमाल की आई है, बॉस देखेगा तो खुश हो जाएगा, एक लड़का तस्वीर को देखकर बोला। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। एम्परर गैंग, खुद को समझते क्या हो? ये जगह तुम्हारे बाप की नहीं है। अगले ही पल उस लड़के को एक जोरदार मुक्का पड़ा और वो सीधे खिड़की से बाहर जा गिरा। बाकी बचे कुछ एम्परर गैंग वाले गुस्से में आकर डी जिन्फू पर टूट पड़े, लेकिन डी जिन्फू कोई मामूली लड़का नहीं था। 3 लड़के उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन वो बड़ी चालाकी से हर पंच को डॉस कर रहा था और मौका मिलते ही जबरदस्त काउंटर भी मार रहा था। कुछ ही सेकंड में तीनों लड़के जमीन पर पड़े थे, बुरी तरह हारे हुए। फिर डी जिन्फू गुस्से में दहाड़ा, खुद को समझते क्या हो? दिन दहाड़े स्कूल में दंगल करोगे? जैसे ही उसने ये कहा, तभी अचानक किसी ने पीछे से डी जिन्फू पर हमला कर दिया। हमलावर ने उसकी गर्दन को जोर से जकड़ लिया और तभी एक और बंदा पीछे से फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उसके सिर पर दे मारा। लेकिन जब तक पुलिस क्लासरूम में पहुंची, सिर्फ डी जिन्फू ही अकेला खड़ा था, बाकी सब जमीन पर पड़े थे। सॉन्ग जोंगुक हैरान रह गया। वही तो उम्मीद थी स्कूल के सबसे बड़े डेलिंक्वेंट लीडर से। इतनी बार फायर एक्सटिंग्विशर लगा, फिर भी खड़ा है ये बंदा। तभी एक सुनहरे बालों वाला लड़का गुस्से में चिल्लाया, हरामी हट सामने से, और सामने खड़े स्टूडेंट को मुक्का मारकर दूर उड़ा दिया। उसके पीछे और भी बहुत से लोग थे। ये थी फर्स्ट गैंग जो थोड़ी देर से पहुंची थी। पूरा सीन एकदम कियोटिक हो गया। बड़े भाई जिन्फू, क्या हो रहा है यहाँ? एम्परर गैंग का चक्कर क्या है? डी जिन्फू जोर से चिल्लाया, सुनो सब लोग, ये एम्परर गैंग के कुत्ते हमें पीछे से मारने आए थे। ये सब उनके उस घटिया बॉस के कहने पर हो रहा है। उसी हरामी की वजह से मीनू की ये हालत हुई है। अब बारी हमारी है। ड्रैगन डे का अपमान करने की कीमत वो चुकाएंगे। अब तक तो शांति थी, लेकिन आज से एम्परर गैंग अब हमारा दुश्मन है। हैंग सैन का चेहरा धीरे धीरे एकदम सीरियस हो गया।
चाहे गिनू स्कूल का बड़ा नाम हो, पर सच्चाई ये थी कि सारे डेलिंक्वेंट्स डू जिनफू के इर्द गिर्द एकजुट थे। अगर इस पूरी ताकत को तोड़ना है तो उसे सबसे पहले डू जिनफू को हटाना होगा। घटिया हरामी, चल अब देखता हूँ कौन ऊपर आता है, मैं तुझे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। हैंग सेन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई, पर वो नहीं जानता था कि उसकी अजीब हरकतें पहले ही एम्परर गैंग के टॉप लीडर्स की नजरों में आ चुकी थीं। बॉस पिछले कुछ दिन से बड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, हर बार हमें ऐसे मिशन पर भेज देता है जो पहले कभी नहीं दिए। ये वही लड़का था जिसे सिर्फ एक मैसेज भेजना आता था और उसी एक मैसेज से हजारों की जानें ली जा सकती थी, पर इस बार वो फेल हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि स्कूल और भी ज्यादा दबाव में आ गया। जब हैंग चौवान को पता चला कि हर स्टूडेंट से रोज 100,000 वोन वसूले जा रहे हैं प्रोटेक्शन मनी के नाम पर, तो वो सीधा बाथरूम गया और गुयांग को मैसेज भेजा, भाई ये सब हो क्या रहा है। गुयांग ने रिप्लाई किया, कल हमने डू जिनफू को कॉर्नर कर लिया था, पर साला बिग फिल अलायंस से जुड़ गया, अब अगर हम उस पे हाथ डालते हैं तो सीधा युद्ध समझा जाएगा। गुल चांग भी इसी पर सोच में डूबा था। वो कुछ करने ही वाला था कि उसे किसी ने रोक लिया। वो था पाक सुका, एम्परर गैंग की फर्स्ट स्क्वाड का कैप्टन। ये बेकार की लड़ाई है, उसने कहा और बात को अकेले में बॉस तक पहुंचाने का फैसला किया। इसलिए गुयांग ने कोई अपडेट नहीं भेजा। जब हैंग चौवान ने ये मैसेज देखा तो उसका गुस्सा फट पड़ा। फिर से वही हरामी पाक सुका बीच में टांग अड़ा रहा है। वो धीरे धीरे ये समझ रहा था कि एम्परर गैंग के अंदर एक पूरा सिस्टमैटिक सिस्टम है। अभी 3 मेन स्क्वाड्स थी और हर स्क्वाड अपनी मर्जी से ऑपरेट कर रही थी। फर्स्ट स्क्वाड का कैप्टन यही पाक सुका था। उसके मैसेजेस से ये साफ हो गया था कि वो एम्परर गैंग के मैनेजमेंट और एडवाइजरी जैसे रोल में है। इसी वजह से उसकी ताकत हर दिन बढ़ती जा रही थी और अब जब भी हैंग सेन कोई आदेश देता तो बस 5-7 लड़कों को ही भेजा जाता। अगर उस दिन थोड़ी सी और फोर्स आती तो सिर्फ गिनू ही नहीं, डू जिनफू भी निपट चुका होता। हैंग चामिन ने अपने भाई की नकल करते हुए एक गुस्से वाला मैसेज भेजा, लेकिन रिप्लाई पढ़कर उसके पसीने छूट गए। बात कुछ और ही थी। जैसे ही जवाब आया उसे समझ आ गया ये लोग आपस में दोस्त थे, न कि बॉस और सबॉर्डिनेट। उसने जल्दी से पुरानी चैट हिस्ट्री को स्क्रॉल किया और ये बात साफ हो गई कि बात करने का जो लहजा था वो बिल्कुल कूल और कैजुअल था। सीधा मतलब दोनों एक ही लेवल पर थे। अगर ऐसा है तो मुझे अब झगड़ा शुरू नहीं करना चाहिए। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो शक हो जाएगा और फिर मुझे उसी की चाल पर नाचना पड़ेगा। ये रिस्क नहीं ले सकता मैं। फिर उसे याद आया गुयांग सेकंड स्क्वाड का कैप्टन एकदम वफादार और लड़ाकू बंदा था। उसको भेज देता हूँ डू जिनफू से निपटने के लिए। स्कूल को कैसे हैंडल करना है वो बाद में सोचेंगे। लेकिन पाक सुका की दखलंदाजी से हैंग चान का खून खौलने लगा। तू मेरी शांति में दखल देगा, मैं तुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन उधर दूसरी तरफ पाक सुका के मन में भी कुछ कम गुस्सा नहीं था। तू कब से मेरे आदेशों पर सवाल उठाने लगा? उस दिन के बाद से पाक सुका हर एक आदेश में अड़चन डालने लगा। बॉस जो भी बोले वो कोई ना कोई बहाना ढूंढकर टाल देता। हैंग चौवान के लिए ये सब बहुत निराशाजनक था। वो होंग रूडी नहीं था जो जबरदस्ती दूसरों से काम करवा सके। अगर उसने कुछ नहीं किया तो सामने वाला यही मानेगा कि उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और अगली बार जब उसे ये गन यानी उसके आदमी चाहिए होंगे तो शायद या तो चले ही ना, या चल भी गए तो पता नहीं गोली नकली होगी या असली। अब इस गन का क्या करूं जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। इन्हीं उलझनों में उलझा हुआ हैंग चौवान बाथरूम में सोच रहा था। तभी एक अजीब सी आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने धीरे से झांक के देखा, हॉलवे में भीड़ लगी हुई थी। डू जिनफू ने अपने साथी से धीरे से पूछा, सारे टीचर्स मीटिंग में है ना? उसने हाँ कहा और फिर डू जिनफू ने अपनी टीम को अंदर बुला लिया। ये सारे वो लोग हैं जो टाइम पे पैसे नहीं दे रहे थे। अच्छी तरह देख लो इन्हें। अगली बार अगर किसी ने मेरी बात को हवा में लिया तो अंजाम सबके सामने होगा। असल में बिग फिल अलायंस ज्वाइन करने के बाद हर दिन एक फीस देनी पड़ती थी और इसी का बहाना लेकर फर्स्ट गैंग ने स्कूल में छात्रों से ज्यादा पैसे वसूलने शुरू कर दिए थे। असल में ये सारा खेल पैसों की वसूली का था। बच्चों को डराकर उनसे जबरन पैसे लिए जा रहे थे और फर्स्ट गैंग बस फ्री में ऐश कर रही थी। लाइन के आखिर में जब सॉन्गम्यूक को देखा तो डब्ल्यू चौवान अब और चुप नहीं रह सका। अब तो कुछ करना पड़ेगा, जल्दी कोई प्लान सोचना होगा वरना ये लोग हद पार कर देंगे। उसी रात वो देर रात तक फोन स्क्रॉल करता रहा पाक सुक्का के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढते हुए, लेकिन फोन में बस कुछ बेसिक एप्स थे, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई डिटेल प्रोफाइल नहीं। अब इसे कैसे मजबूर करूं कि वो खुद डू जिनफू को सबक सिखाए? तभी उसे एक फोटो मिली। उस फोटो में पार्क सुका था और साथ में एक लड़की जो ड्रैगन डे स्कूल की यूनिफॉर्म पहने थी। ऊपर से देखने में वो एक सीधा साधा कमजोर बच्चा लगता था, लेकिन पीछे से वो एच कंट्री के सबसे बड़े क्रिमिनल गैंग एम्परर गैंग का मास्टरमाइंड था। पिछले कुछ दिनों से उसके सारे आदेश पार्क सुक्का ब्लॉक करता आ रहा था, जिसका सीधा असर स्कूल के हर बच्चे पर पड़ रहा था। अब हैंग चौवान ने सोच लिया था अब इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। जैसे मेरे भाई होंग रूडी ताकत से सबको झुकाता था वैसे मैं दिमाग से खेलूंगा। उसने पिछले कुछ दिनों में जो भी जानकारी इकट्ठा की थी अब वक्त था
उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करने का। कुछ दिन पहले जब होंग चोवान प्रोटेक्शन मनी देने गया था तो उसने एक बात सुन ली जो बहुत काम की निकली। जिनू अभी भी बेहोश था और डू जिनफू बिल्कुल ब्लास्ट मोड में था, मतलब एकदम ट्रिगर पे खड़ा हुआ था। उसी टाइम उसे पता चला कि पार्क सुक्का की एक गर्लफ्रेंड है। अब होंग चोवान ने अपना गेम खेला, एक झूठ बनाया और डू जिनफू को एक मनी ट्रांसफर के जरिए भेज दिया। जैसे ही डू जिनफू को यह पता चला कि जिनू को इसलिए पीटा गया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड पार्क सुक्का से चुपचाप मिल रही थी, वो एकदम फट पड़ा। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने आदमियों को ऑर्डर दे दिया कि जाओ इनहान गर्ल्स स्कूल और उस लड़की को उठा लाओ। सिचुएशन पर नजर रखने के लिए डब्ल्यू चा ने अपने कुछ दोस्तों को कॉल किया और सबने मिलकर डू जिनफू का पीछा किया। वो लोग एक सुनसान गोदाम तक पहुंचे। वहां एक टूटी फूटी खिड़की से वो लोग अंदर का पूरा सीन देख सकते थे। पार्क सुक्का ने अकेले ही सारे गुंडों की धुलाई कर दी थी। जैसे ही वो डू जिनफू से सवाल करने वाला था कि उसने ऐसा क्यों किया, तू ऐसा बेहुदा काम कैसे कर सकता है, पार्क सुक्का का सवाल अभी अधूरा ही था कि डू जिनफू ने चीटिंग करते हुए सीधे उसके चेहरे पे पंच दे मारा। हरामी, बहुत दिन से तेरी हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूं मैं, और तेरी वो गंदी निगाहें, उनसे तो और भी चिढ़ है। इतना कह के डू जिनफू एकदम पागलों की तरह उस पर टूट पड़ा। शुरुआत में वो ऊपर था, उसका अटैक एकदम आक्रामक था। बाहर खड़े डब्ल्यू चा और होंग चोवान घबराए हुए देख रहे थे। डर था कहीं पार्क सुक्का हार न जाए। यहाँ तक कि होंग चोवान के मन में भी यही आया, अगर तुझे पता था कि तू डू जिनफू को नहीं हरा सकता तो अकेले आने का क्या फायदा, थोड़ा बैकअप ले आता। अकेले पंगा क्यों लिया, सिर्फ अपनी इज्जत के लिए। डू जिनफू को लगा कि सामने वाला अब लड़ नहीं रहा तो उसने गाली देना शुरू कर दिया, सोच के अब ये डर गया है। लेकिन पार्क सुक्का को उसकी बकवास समझ ही नहीं आ रही थी। अचानक उसने डू जिनफू का एक हाथ पकड़ा और अगले ही पल एक परफेक्ट शोल्डर थ्रो मार दिया। डू जिनफू जोर से जमीन पर पटका गया। उसके गिरते ही पार्क सुक्का ने उसके चेहरे पे एक जोरदार स्टॉम्प मारा, खून उड़ता चला गया। डू जिनफू का चेहरा अंदर धंस गया और उसका एक सामने का दांत टूट गया। अब पार्क सुक्का का चेहरा एकदम सख्त था। मैंने दिमाग के घोड़े दौड़ा लिए लेकिन समझ नहीं आ रहा, मैंने ऐसा कौन सा घिनौना काम कर दिया जो तूने मेरे साथ ये सब किया। डी जिनफू अपनी नाक को पकड़ते हुए धीरे से खड़ा हुआ और फिर से पार्क सुक्का की तरफ झपटा। वो मुंह से बकवास करता जा रहा था लेकिन पार्क सुक्का ने बस एक साइड स्टेप लिया और उसे जमीन पे गिरा दिया। जितनी बार भी डी जिनफू उठने की कोशिश करता उतनी ही जल्दी पार्क सुक्का उसे फिर गिरा देता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो और पार्क सुक्का उसे मजाक में उड़ा रहा हो। उसी वक्त डी जिनफू को किसी की कही एक बात याद आई, एम्परर गैंग कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तू अकेला संभाल सके। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पार्क सुक्का ने डी जिनफू के बाल पकड़ लिए, शायद उससे पूछना चाहता था कि उसने कौन सा गंदा काम किया है जो सब उसे सुनाते फिर रहे हैं। लेकिन तब तक डी जिनफू बेहोश हो चुका था। पार्क सुक्का ने थक हार के सवाल पूछने का इरादा छोड़ दिया और उसकी गर्लफ्रेंड के हाथ पांव बंधे हुए थे उन्हें खोल दिया। जैसे ही दोनों वहां से निकलने ही वाले थे, सामने से दूसरी गैंग की रीइंफोर्समेंट आ गई। बाहर से सब देख रहा था वांग चोवान और उसने अपने दोस्त से कहा, भाई निकल लेते हैं यहाँ से, अब तो मजा आने वाला है। असल में एम्परर गैंग की रीइंफोर्समेंट भी आ चुकी थी और ये सब कुछ वांग सालिन की प्लानिंग का हिस्सा था ताकि वो ड्रैगन डे पे कब्जा कर सके, क्योंकि कहा गया था एक पागल बंदे ने एम्परर गैंग के सेकंड इन कमांड पे हमला करने की कोशिश की है। एक झटके में ड्रैगन डे की पहली गैंग के सारे बंदे साफ कर दिए गए। अब सवाल ये था, इन लोगों ने इतना पागलपन वाला काम किया ही क्यों? किसी की गर्लफ्रेंड को अगवा करना, क्या सच में ये जरूरी था? पार्क सुक्का ने एक नजर डी जिनफू की तरफ डाली और बोला, लगता है कुछ गलतफहमी हो गई है। लेकिन फिर भी गलतफहमी हो या जो भी, किसी को इतनी घटिया हरकत करने का हक तो नहीं बनता ना। अगर हमने इनको पहले ही सबक सिखा दिया होता तो शायद ये सब होता ही नहीं। कोई बोला, और ये अलायंस वाले ड्रैगन डे को यूज करके हमें चढ़ा रहे थे, ऊपर से हमारे एग्जीक्यूटिव को भी चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने इस बात को ऐसे ही जाने दिया तो लोग हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। समझ रहे हो ना पार्क? अब पार्क सुक्का के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये अब सिर्फ पर्सनल बदला नहीं रहा, ये गैंग की साख की बात बन गई थी। तो फैसला हो गया, आज से ड्रैगन डे हमारी टेरिटरी है। अगर कोई भी विरोध करेगा तो उसको अच्छे से समझा दो, अब से उसे किसके नीचे रहना है। बस फिर क्या था, सिर्फ एक हफ्ते में ड्रैगन डे स्कूल पूरा एम्परर गैंग के कंट्रोल में आ गया। अब से ड्रैगन डे वाले हर महीने ट्रिब्यूट मनी देंगे, क्योंकि अब एम्परर गैंग की चल रही थी और उनका सिस्टम बिल्कुल अलग था। बिग फिल अलायंस एक यूनियन था जो अलग अलग स्कूलों से हाई प्रोटेक्शन फीस वसूलता था, लेकिन एम्परर गैंग में ये जिम्मेदारी हर इंडिविजुअल मेंबर पे होती थी। क्योंकि एम्परर गैंग कोई हाई स्कूल ग्रुप नहीं था, ये गैंग बना था होंग वुडी के दमदार करिश्मे से। अब स्कूल के अंदर पैसे वसूलने से रोकने के लिए वांग चोवान ने एक सीधा रूल बना दिया, ड्रैगन डे की पहली गैंग का कोई भी बंदा साधारण स्टूडेंट से पैसे नहीं वसूल सकता, क्योंकि उन्हें एम्परर गैंग के एग्जीक्यूटिव को चढ़ाने की सजा मिल रही थी। होंग चांगी की हालत देख के वांग चोवान के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई। उसका सबसे अच्छा दोस्त भी कहे बिना नहीं रह पाया, भाई एम्परर गैंग की रेपुटेशन तो सच में धांसू है। इन्हें कितना बुरा हराया गया होगा कि ये इतने चुपचाप और दुखी से हो गए हैं। शायद एम्परर गैंग का टेकओवर इतना बुरा नहीं है जितना हमें पहले लगा था। अब जब भी कोई डेलिंक्वेंट किसी स्टूडेंट से पैसे उधार मांगने की कोशिश करता, ड्रैगन डे की पहली गैंग उसे सीधा धर लेती। अबे कमीने, रूल तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे नहीं पता एम्परर गैंग की नजर हर जगह है, अगर पकड़े गए तो हम सबकी खैर नहीं। क्वान डुआन गुस्से से चिल्ला उठा, लेकिन फिर उसने उस स्टूडेंट के कंधे पर हाथ रखा और बोला, चलो मैं तुम्हें स्कूल स्टोर से कुछ दिलवा देता हूँ।
बस इस बार माफ कर दो। कहीं न कहीं डर था कि अगर गलती से ये बात एम्परर गैंग तक पहुंच गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पास में छिपा बैठा वांग चाओमिन ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पे एक स्माइल थी। क्वान डुआन इतना काम का बंदा निकलेगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अब स्कूल के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता था। सब कुछ बहुत कूल और कंट्रोल में लग रहा था। ड्रैगन डे की पहली गैंग अब बाकी के डिलिंक्वेंट स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने लगी थी। वांग चाओमिन के दिमाग में अब बस एक ही बात थी, अब मुझे सिर्फ ये सिस्टम ठीक से मैनेज करना है और सब ठीक रहेगा। लेकिन अंदर से उसे ये भी पता था कि ये गैंग के बंदे स्कूल के बाहर भी अपने हरकतें नहीं छोड़ेंगे। बदमाशी तो फिर भी होगी। और उसने खुद से कहा, मैं तो एक आम इंसान हूँ यार, मैं कोई सुपर हीरो थोड़ी हूँ जो पूरी दुनिया से हर कमीना बंदा साफ कर दूं। मुझे दुख तो होता है लेकिन मेरी लिमिट यही तक है, और अगर मैं इससे ज्यादा घुसा तो शायद पार्क सुका को शक हो जाए। इसलिए अब जो भी होगा मैं पर्दे के पीछे ही रहूंगा, पार्क सुका को शक ना हो। यही सोचकर वांग चौवान चुपचाप चीजें संभाल रहा था। लेकिन एक बात उसके दिमाग में घूमती रही, क्या होंग वुडी ने इसलिए देश भर में घूमना शुरू किया था क्योंकि वो भी इस सिस्टम से नाखुश था? उसी सोच में डूबा हुआ था वांग चौवान कि अचानक उसकी ड्रॉर में रखा फोन चमक उठा। रिंगटोन बजने लगी। एकदम रियलिटी में वापसी हो गई। टीचर ने भी पूछ लिया, किसका फोन बज रहा है? वांग चौवान ने हाथ उठाया, सर मेरा है, सॉरी। लेकिन वो खुद भी कंफ्यूज था। उसने तो फोन की रिंगटोन और वाइब्रेशन दोनों बंद कर रखे थे, फिर भी बज कैसे रहा है? जैसे ही उसने फोन उठाया, स्क्रीन पे कॉलर का नाम था माही, लेकिन उसे ये नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। स्कूल खत्म होने के बाद जोंगुक ने हमेशा की तरह उसे आर्केड चलने का ऑफर दिया, चल भाई आज गेम खेलते हैं। लेकिन वांग चौवान बोला, सॉरी यार आज कुछ काम है, शायद नहीं आ पाऊं। जोंगुक चौंक गया, अरे भाई आज तुझे क्या हो गया? इधर वांग चौवान अकेला पार्क में जाकर बैठ गया, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। असल में माही ने उसे 2 मैसेज भेजे थे कि उसके पास उसे देने के लिए कुछ है, लेकिन जो चीज उसने भेजी वो देखकर वांग चौवान, क्या कोई हैंग वुडी जैसा भी बंदा सच में गर्लफ्रेंड बना सकता है? थोड़ी ही देर बाद एक लड़की आई और बोली, क्या तुम वही हो जिसे वुडी के भाई ने भेजा है? जब हैंग चौवन ने माही को देखा तो उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो लड़की इतनी सुंदर होगी। क्या हैंग वुडी की नाखुशी इसी लड़की की वजह से थी? और ऐसा लग रहा था कि इस लड़की को उसके भाई से सच में प्यार था। एम्परर गैंग के बाकी बड़े मेंबर्स को शायद पहले से माही के बारे में पता था। चौवन ने सोचा, अगर ये लड़की मेरे भाई के पीछे लगी रही तो मेरी हालत खराब हो सकती है। तो हैंग चौवन ने सोचा कि उसे माही से अलग हो जाना चाहिए। लेकिन जब उसने बोला कि वो ब्रेकअप करना चाहता है, माही ने कहा, मुझे पहले से पता है कि हैंग वुई अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर वांग चौवन के हाथ से जो चीज थी वो गिर गई। वो एक कदम पीछे हट गया और बोला, तुम क्या बोल रही हो? माही उसके पास झुककर बोली, आखिरकार मैंने ही उसे मारा था, तो मुझे कैसे ना पता हो? वांग चौवन हक्का बक्का रह गया, तुम जैसी लड़की उसे कैसे मार सकती है? पर माही ने जोर देकर कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं ही थी जिसने तुम्हारे भाई को मारा। वांग चौवन सोचने लगा, मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि इसे पता होगा कि मैं उसका भाई हूँ, पर मेरा भाई तो ट्रक एक्सीडेंट में मरा था। इस पॉइंट पर वांग चौवन थोड़ा डगमगाने लगा। माही ने बताया, उस ट्रक ड्राइवर का बेटा कभी तुम्हारे भाई की गैंग का हिस्सा था। उसे एक फाइट में सिर पर चोट लगी और वो मर गया। मैंने उस बुजुर्ग आदमी को आत्महत्या से रोका और उसे बता दिया कि हैंग वुई कहाँ और कब आएगा। उम्मीद थी कि वो अपना बदला ले सके। उसने सारा गुस्सा हैंग वुई पर निकाल दिया, तो इस हिसाब से उसे मैंने ही मारा। सही कह रही हूं ना? अब हैंग चौवन को माही की बातों पर यकीन होने लगा। माही ने कहा, हैंग वुई की मौत के अगले दिन मैं गुल लगा कोई भूत वूत है। जब मैंने डैड पुलिस स्टेशन अच्छे से छाना तब जाकर मुझे पता चला कि उस आदमी का भाई ही उसकी सारी चीजें लेकर गया था। अब हैंग चौवन सोच में पड़ गया, अगर मैं पुलिस को बताता हूँ तो भाई की मौत की खबर सबको पता चल जाएगी। और माही इसीलिए इतनी घमंडी थी क्योंकि उसे सब पता था। चौवन ने सीधे पूछा, तुम चाहती क्या हो? अगर तुम मुझे सजा देना चाहती तो यूं छुपकर नहीं मिलती। माही बोली, ठीक है सीधा बोलती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम बॉस बनकर एम्परर गैंग को कंट्रोल करो और बिग फिल अलायंस को खत्म कर दो। चौवन सुनकर चौंक गया, ये क्या बकवास है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? शुरुआत में तो मैं बस अपनी स्कूल संभालना चाहता था। माही ने जोर दिया, तुम ही थे जिसने पाक सुक्का को ड्रैगन डे पर हमला करने को उकसाया था, है ना? चौवन चुप रहा, कुछ जवाब नहीं था। माही बोली, तभी से मैं ड्रैगन डे की हर मूवमेंट पर नजर रख रही हूँ। पाक सुक्का जैसा सीधा लड़का अगर हरकत में आया तो तुम्हारे पास जरूर कोई टैलेंट है। मैंने तो बस अपनी जानकारी इस्तेमाल की, लेकिन तुमने बॉस बनकर बुरे लोगों को सजा दी। जब गंदगी हटाने की बात आती है तो तुम सबसे ज्यादा सीरियस हो। तुम टॉप स्कूल में जाने वाले थे, पर वहां के लड़कों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया। तुमने जब उन्हें जवाब दिया तो उन्होंने तुम्हें टारगेट कर लिया। एग्जाम से एक दिन पहले उन्होंने तुम्हें वेयरहाउस में बंद कर दिया, जिससे तुम एग्जाम नहीं दे पाए। इसके बाद तुमने पढ़ाई छोड़ दी और ड्रैगन डे हाई में आ गए, सही कहा ना? और जब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही थी, तुम्हारा भाई क्या कर रहा था? अलायंस वालों से डीलिंग। मेरा खुद का भाई भी अलायंस में था, पर हैंग वुई ने उसे एक घूंसा मारा और वो वेजिटेबल बन गया। अब तक होश में नहीं आया। और उस आदमी का लॉयल आदमी, वो तो खुद जेल चला गया उसके लिए। क्या ये सब मजाक है? मैंने पहले सोचा था सिर्फ हैंग वुई से बदला लूंगी, पर अब मैं दोनों अलायंस और एम्परर गैंग को मिटा देना चाहती हूँ। अब मेरा सपना बड़ा है।
तुम चाहो तो मना कर सकते हो, पर तैयार रहना, मैं सबको बता दूंगी कि तुम हैंग वुई की जगह बना रहे हो। मरना नहीं चाहते तो किंग बनो। ये सुनकर हैंग चोवन इतना डर गया कि उसके पैर कांपने लगे और वो जमीन पर बैठ गया। मैं तो बस स्कूल में शांति चाहता था, पर ये सब कैसे हो गया? क्या मैं ही ज्यादा चाह रहा था? अब हैंग चोवन के पास कोई चॉइस नहीं थी, उसे माही की बात माननी पड़ी। तभी माही हंस पड़ी। गुड बॉय। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। माही बोली, अब मैं देखूंगी क्या तुम मेरी मदद के लायक हो। अगर मेरा टेस्ट पास कर लिया तो जो मांगोगे मिलेगा। लेकिन अगले ही पल माही का चेहरा बदल गया। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक निकले। हैंग चोवन ने घबराते हुए कहा, जल्दी बताओ, टेस्ट क्या है? माही बोली, जब से एम्परर गैंग आई है उन्होंने तेजी से अपनी ताकत बढ़ाई, पर अलायंस ने उनकी स्पीड तोड़ी। अब 3 ग्रुप्स के बीच एक टेंशन बनी हुई है। एक स्कूल है चिंगबी हाई, जो किसी भी गैंग का हिस्सा नहीं है, फिर भी उसका नाम बना हुआ है। ड्रैगन डे हाई को एम्परर गैंग ने झटपट गिरा दिया था, पर चिंगबी आज भी टिका है, सिर्फ एक इंसान की वजह से, जीन जियान, चिंग माउंटेन की शान। तो तुम्हारा टेस्ट ये है, एम्परर गैंग की मदद से चिंगबी को गिराओ। उधर वो यून जेड को पता चला कि एम्परर गैंग ने ड्रैगन डे पर कब्जा कर लिया है। वो गुस्से में कांप रहा था। मैंने उसकी मदद की और अब उसी ने मेरी बेइज्जती कर दी। एक लड़की के चक्कर में एम्परर गैंग के एग्जीक्यूटिव से भिड़ गया। असल दिक्कत यह है कि अलायंस की ताकत अब कमजोर हो रही है, और मैं ही था जिसने डी जिनफू को अलायंस में लाया था। अब अगर सब बिगड़ गया तो जिम्मेदारी मेरी होगी। वुयून जेड ने हॉलवे में सबको पीटा, फिर खड़ा होकर सोचा, कुछ करना पड़ेगा इससे पहले कि बॉस तक बात पहुंच जाए। तभी कॉल आया स्ट्रैटेजिस्ट का। फोन उठाते ही स्ट्रैटेजिस्ट ने कहा, मुझे सब पता है। क्या तुम सोच रहे हो कि तुमने एक बेवकूफ को अंदर लाकर गलती कर दी? वुयून जेड बोला, ऐसा नहीं है, मुझे लगा वो लड़का अच्छा फाइटर है, हमारी फोर्स स्ट्रांग हो सकती थी। उधर उसका सबॉर्डिनेट कंफ्यूज था, ये स्ट्रैटेजिस्ट तो छोटा सा लड़का है, बॉस उसके सामने इतना झुक क्यों रहा है? स्ट्रैटेजिस्ट बोला, शायद तुमने सोचा नहीं कि वो एम्परर गैंग के एग्जीक्यूटिव की गर्लफ्रेंड से उलझ गया, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब थोड़ा अजीब है? ड्रैगन डे स्कूल तो अंदर की तरफ है, एम्परर गैंग को तो बाहर से शुरू करना चाहिए था। पार्क सुक्का भी लड़ाई टालता था, फिर भी उसने हमला क्यों किया? मुझे नहीं लगता कि डी जिनफू इसकी असली वजह है, तुम्हें असली कारण पता करना पड़ेगा। उधर हैंग चोवन अपने मरे हुए भाई का फोन लेकर एम्परर गैंग के बॉस की जगह बना हुआ था, पर उसकी पहचान जल्दी ही पकड़ी गई। उसने गैंग के कैप्टन से गुहार लगाई, मुझे छोड़ दो, पर वो दोनों कैप्टन नहीं माने। उसे लग रहा था कि वो अब अपने भाई से मिलने जा रहा है, पर तभी उसकी आंख खुल गई। उसकी हालत अब भी डरी हुई थी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसके भाई की गर्लफ्रेंड ने उसे धमकाया था, अगर तुमने चिंगबी को नहीं गिराया तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम बॉस की नकली पहचान में हो। तो अब उसे खुद चिंगबी की टेरिटरी में जाकर पता लगाना था, जीन जियान का एरिया, जहां हैंग वुई भी आसानी से नहीं घुस पाया था। लेकिन जैसे ही हैंग चोवन ने स्कूल में कदम रखा, चिंगबी के लोकल स्टूडेंट्स ने उसे पकड़ लिया। वो बोले, तू कौन है, अलायंस का आदमी या एम्परर गैंग का? क्योंकि उसके कपड़े अलग थे, उन्हें समझ आ गया कि ये उनका स्टूडेंट नहीं है। थोड़ी ही देर में जीन जियान खुद वहां आ गया। उसने पूछा, तू जासूस है? एक घूंसा काफी होगा। उसने पोज लिया और बोला, अगले जन्म में चिंगी हाई मत आना। वांग चोवन जल्दी से बोला, एम्परर गैंग के लोग यहाँ घुस चुके हैं। जीन जियान सुनकर रुक गया। चोवन ने राहत की सांस ली। अगर उसने घूंसा मारा होता तो शायद जान से जाता, पर वहां खड़े कुछ लोग अब भी शक में थे। जीन जियान ने पूछा, जो तू अभी बोला उसका मतलब क्या है? हैंग चोवन बोला, एम्परर गैंग अब चिंगबी को पूरी तरह टारगेट कर रही है। मैं तो बस अंदर की जानकारी, मैंने स्कूल में जानबूझकर एक जासूस प्लांट किया है। अगर यकीन नहीं हो रहा तो तीसरी मंजिल के बाथरूम में जाकर खुद देख लो। अगर तू झूठ बोल रहा है ना, तो सिर्फ एक मुक्का खाना इतना आसान नहीं होगा। जैसा कि उम्मीद थी, वहां वाकई एक अनजान चेहरा पकड़ लिया गया। जीन जियान थोड़ी देर के लिए रुका, फिर हैंग चौवान की तरफ मुड़ा और बोला, तू आखिर है कौन? हैंग चौवान ने सच्चाई का आधा हिस्सा बताने की तैयारी की। उसने कहा कि वो एम्परर गैंग की हर हरकत को जान सकता है और मदद करना चाहता है। असल में अभी कुछ देर पहले हैंग चौवान ने एम्परर गैंग के एक छोटे मेंबर को मैसेज भेजा था। उसे कहा था कि वो चुपचाप तीसरी मंजिल के बाथरूम में घुस जाए और इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करे। उसे ये अंदाजा नहीं था कि वो तो बस एक प्यादा बन रहा है। उसके कपड़े उतरवाकर उसे हटाने की तैयारी की जा रही थी ताकि हैंग चौवान आराम से चिंगई से निकल सके। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बेवकूफ दिखने वाला बंदा इतना कुछ समझ सकता है। मुझे पहले ही इसे पीट पीट कर सब कुछ उगलवा लेना चाहिए था। खैर छोड़ो, कम से कम थोड़ी मदद तो मिली। जियान भाई, तुम सच में उस लड़के को अपनाने की सोच रहे हो क्या? हाँ, शक तो बनता है, लेकिन उसकी यूनिफॉर्म देखकर लग रहा है कि वो ड्रैगन डे हाई से है, तो उसके पास पूरा कारण है एम्परर गैंग के खिलाफ होने का। आखिर उसके अपने स्कूल को एम्परर गैंग ने निगल लिया था और एम्परर गैंग की हरकतें देखकर लग रहा है कि वो अब कुछ बड़ा करने वाले हैं, शायद कोई हमला प्लान कर रहे हो। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं चिंगई को फिर से बर्बादी में नहीं गिरने दूंगा। जहाँ तक उसकी चालों का सवाल है, देखते हैं ये क्राइसिस पार करने के बाद उसके अंदर क्या क्या है। हैंग चौवान जब वापस लौटा तो सबसे पहले उसने अपने प्रोग्रेस की रिपोर्ट माही को दी, लेकिन तारीफ करने की बजाय माही ने उसे डांट दिया, फटाफट काम खत्म कर। अगर अलायंस ने चिंगई पहले ले लिया ना, तो अंजाम तू जानता है। हैंग चौवान अंदर से बिल्कुल लाचार महसूस कर रहा था। क्या करे यार,
कमबख्त, ये डायन मेरी सबसे बड़ी कमजोरी जानती है। इसी बीच अलायंस की तरफ से भी एक नया कदम उठा लिया गया। 10वें स्क्वाड के कैप्टन जेन ताई जोंग को भेज दिया गया। पहले ही दिन उसने सीधे मुद्दे पर बात की। चिंगई वाले बंदे काफी स्ट्रांग हैं, लेकिन वो कुछ कर क्यों नहीं रहे? कुछ तो गड़बड़ है। ये सुनते ही पोहा सोच में पड़ गया, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पोहा जवाब नहीं दे पाया तो जेन ताई जोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, सोच खुद से कर, मैं तो तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ। असल में अपने छोटे भाई के लिए एक परफेक्ट लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने के चक्कर में वो खुद एक बर्बाद हो चुका इंसान बन चुका था। उसने ना सिर्फ लोकल गुंडों की धुलाई की, बल्कि पूरे चिंगई हाई स्कूल के सारे बिगड़ेल बच्चों को एक कर दिया। लेकिन उसकी इस हरकत से बहुत से लोग नाखुश हो गए थे, क्योंकि वो कभी भी अपनी ताकत को फैलाने की कोशिश नहीं करता था। उसे सिर्फ अपने भाई की परवाह थी। ये सब बातें हैंग चौवान ने स्कूल के दरवाजे तक पहुंचते हुए सुन ली। वहां से सीधा वो पहुंचा चिंग मिडिल स्कूल। वहां के बच्चों से पूछताछ करके उसे पता चला कि जीन जियान का छोटा भाई कौन है, जीन टायोंग। लेकिन जीन टायोंग को लगा कि हैंग चौवान उसके भाई का कोई आदमी है, इसलिए वो सीधा उसके साथ कैंटीन तक चला गया। उसे क्या पता था यही उसका आखिरी लंच बनने वाला है, क्योंकि उसी समय हैंग चौवान ने चुपचाप एम्परर गैंग को एक मैसेज भेजा था। आधे घंटे के अंदर उन्होंने डे डिस्ट्रिक्ट में जीन टायोंग के लिए एक एम्बुश तैयार कर दी। अब बस कोई बहाना चाहिए था उसे वहां ले जाने का। लेकिन जाते जाते भी हैंग चौवान उसे वार्निंग देना नहीं भूला, दूसरों पे इतनी जल्दी भरोसा मत किया कर। जीन टायोंग को समझ ही नहीं आया कि हैंग चौवान ने अचानक ये बात क्यों कही। वो बोला, तुम कहना क्या चाह रहे हो? हैंग चौवान सीधा बोल पड़ा, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? तू बिना कोई सवाल पूछे मेरे पीछे पीछे चला आया। अगर मैं तेरे भाई का दुश्मन होता तो? जीन टायोंग ने सीना ठोक के जवाब दिया, तुम मेरे भाई की ताकत को जानते नहीं हो। अगर मैं किसी मुश्किल में फंस भी गया तो भी मेरा भाई मुझे जरूर बचा लेगा। हैंग चौवान बोला, अगर सामने बहुत सारे दुश्मन हो तो? जीन टायोंग ने फिर भी बेफिक्री से कहा, कोई बात नहीं, मेरे भाई के पास भी बंदे हैं। इस बात को लेकर दोनों में बहस छिड़ गई, पर जीन टायोंग किसी भी कीमत पर अपने भाई पर भरोसा करने से पीछे नहीं हटा। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, पापा की अंतिम यात्रा पे मेरे भाई ने मुझसे वादा किया था, जो भी हो जाए मैं हमेशा तुझे बचाऊंगा। और भाई ने वो वादा निभाया भी था। जब स्कूल के बच्चों ने मुझे मारा था तो मेरा भाई तुरंत भागकर आया था और सबको पीट पीट कर सीधा कर दिया था। ये सुनते ही हैंग चौवान चुप हो गया। उसे अपने बचपन की याद आ गई, जब उसने खुद अपने भाई से मदद मांगी थी। उसके हाथों में गुस्से से मुट्ठियां भीज गईं। उसे पहली बार इस बच्चे से जलन सी महसूस हुई, पर फिर उसने खुद को संभाला और सोच लिया, अब टाइम है जीन टायोंग को एम्बुश पॉइंट पर ले जाने का। हैंग चौवान के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, मेरी जिंदगी उस डायन के हाथों में है। अगर मैंने शिंगई को नहीं गिराया तो अगला नंबर मेरा ही होगा। मौत के सामने कोई भी पूरी तरह निस्वार्थ नहीं होता। जीन टायोंग को तय जगह ले जाकर हैंग चौवान ने कोई बहाना बनाया और वहां से खिसकने लगा। तभी जीन टायोंग ने एकदम से पहले वाली बात का जवाब दिया, मैंने तुम्हारा पीछा बिना डरे इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा तुम अच्छे इंसान हो। फिर उसने हल्का सा झुककर हैंग चौवान को थैंक यू बोला। बस यही एक लाइन ने हैंग चौवान के मन को झकझोर दिया। उसका दिल हिल गया, साला ये बच्चा तो वाकई दिल से मासूम है। वो भागता हुआ स्कूल की ओर वापस दौड़ पड़ा जीन टायोंग को लेकर। उसे अब समझ आ गया था कि जीन जियान का असली मकसद गैंग वॉर खेलना नहीं था, बल्कि अपने भाई की साफ सुथरी मासूम दुनिया को बचाना था। अगर भाई की ये मासूमियत तोड़नी पड़े तो मैं अपनी गर्दन कटवाना ज्यादा पसंद करूंगा। नया मोड़। उधर जीन जियान जिम में वर्कआउट कर रहा था, तभी एक सबॉर्डिनेट हांफता हुआ अंदर आया। बॉस, जेन ताई जोंग चिंग मिडिल स्कूल पहुंच गया है। जीन जियान का चेहरा एकदम बदल गया। उसने जैकेट तक नहीं पहनी, बस सीधे स्कूल की तरफ भाग पड़ा। पर अफसोस, वो एक कदम देर हो गया था। बहुत देर हो चुकी थी। वांग चौवान को एक आदमी ने हवा में उड़ाकर मारा और जीन टायोंग के पीछे गुंडों का झुंड आ खड़ा हुआ। जैसा उम्मीद थी, जंग ता जोंग ने आसानी से जीन टायोंग को पकड़ लिया और अपने फोन से जीन जियान को एक मैसेज भेजा, अगर तू अपने भाई को बचाना चाहता है तो मैप में दिखाए गए लोकेशन पर अकेले आ जाना। जीन टायोंग, जो कुछ और लोगों के साथ एक कमरे में बंद था, फिर भी अकड़ में बोलता रहा। पर उम्मीद के उलट जंग ता जोंग ने सीधा उसे मुंह पर लात मारी, फिर उसके बाल पकड़ के बोला, इस बार तेरा भाई भी तुझे नहीं बचा सकता। सारे स्ट्राइक टीम के मेंबर्स यही हैं। एक फाइटिंग किंग भी 50 लोगों को नहीं हरा सकता, और तू तो पहले ही हमारे हाथ में है। जब जीन जियान आएगा तो उसे लेटकर मार खाना पड़ेगा। एक सबॉर्डिनेट ने पास से पूछा, बाकी वाले का क्या करे? जंग ता जोंग बोला, जस्ट इन केस उसे भी बंद करके रखो जब तक फाइट खत्म ना हो। पर जैसे ही वो लोग बाहर गए, वांग चौवान ने अपनी रस्सियां तोड़ दी, सब थैंक्स टू उस कील के जो उसके पीछे थी। वो जीन टायोंग के पास गया, उसका टेप हटाने की कोशिश की, पर देखा कि वो पहले से ही रो रहा था और बार बार कह रहा था, फुलिश पुलिश। ये सब देखकर वांग चौवान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, डोंट वरी, हम ठीक होंगे। इस पल जीन टायोंग रोना बंद कर देता है। फिर वो दरवाजे की तरफ जाता है, धीरे धीरे बाहर देखता है और देखता है कि बाहर लोग ही लोग हैं। बाहर निकलना नामुमकिन था।
अच्छा हुआ मेरे पास हमेशा 2 फोन होते हैं, वरना इस बार तो हम सच में फंस जाते। अब मुझे बस एम्परर गैंग को कॉल करना है, बोलना है कि वो गान टोंग को पकड़ने आ जाएं, इससे वहाँ केओस मच जाएगा और मैं जीन टायोंग को लेकर निकल जाऊंगा। भाइयों के अलग अलग रास्ते। 2 भाई जिनके साथ बचपन में बुलिंग हुई थी, उन दोनों ने अलग अलग तरह से रिएक्ट किया। एक भाई ने अपने छोटे भाई को बेकार कहा और धमकी दी, अगर तू फिर से बोले कि तू मेरा भाई है तो मैं तुझे खुद खत्म कर दूंगा। दूसरा भाई अपनी पढ़ाई तक छोड़ने को तैयार था, सिर्फ इसलिए कि जो लोग उसके भाई को मारते थे उनकी धुलाई कर सके। अब जब उसका भाई किडनैप हो गया था तो चाहे उसे जितना मारा गया उसने पलटकर वार नहीं किया, वो बस अपने भाई की सेफ्टी की चिंता करता रहा। ये देखकर सामने वाले और ज्यादा चिढ़ गए और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। जीन जियान खड़ा हुआ, सामने आया और बोला, अगर तूने टोंग के सिर के एक बाल को भी छू लिया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी ये दहाड़ सुनकर सामने वाला आदमी पसीने पसीने हो गया, तो हिम्मत बढ़ाने के लिए उसने सबको ऑर्डर दे दिया, सब मिलकर इस पर चढ़ जाओ। जीन जियान फिर भी नहीं लड़ा। उसी वक्त वांग चोवान को एक विन विन सोल्यूशन सूझा, जिससे न सिर्फ वो इन दोनों भाइयों के बीच के रिश्ते को बचा सकता था बल्कि शिंगई को भी गिरा सकता था। उसका प्लान था गानटोंग को पकड़ने के बहाने एम्परर गैंग को वहां बुला ले और फिर उनके केओस का फायदा उठाकर गानटोंग को लेकर भाग जाए। लेकिन फिर अचानक कुछ ही पल बाद कोई एक आदमी भीड़ को चीरता हुआ कंटेनर में घुस गया। जब उसने दोनों को देखा तो थोड़ा रुककर पूछा, इनमें से जीन टायोंग कौन है? कोई जवाब नहीं दिया। इसी पल एक शॉर्ट हेड आदमी गुस्से में दौड़ता हुआ अंदर आया, लेकिन वो 2 सेकंड भी नहीं टिक पाया, उसे एक ही पंच में गिरा दिया गया। फिर उस आदमी ने मुड़कर देखा, जीन टायोंग का नाम उसके स्कूल यूनिफॉर्म पर लिखा हुआ था। वो जैसे ही गान टोंग को पकड़ने जा रहा था, किसी ने पीछे से उस पर अटैक कर दिया। वो गिरा नहीं, फिर से खड़ा हो गया। हैंग चिया मिन थरथर कांप रहा था, पर फिर भी चिल्लाया, भागो। जीन टायोंग ने बिना देर किए भागना शुरू कर दिया। वो आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हैंग चान मौके का फायदा उठाकर उस पर झपट पड़ता है। उसके हाथ में जो स्टील रॉड थी वो उसने उस आदमी की गर्दन पर डालकर उसे दबोच लिया, पर यह ज्यादा देर तक नहीं चला। वो आदमी उसे अपनी पीठ से झटककर गिरा देता है। शुक्र है कि तब तक जीन टायोंग भाग चुका था, लेकिन अब हैंग चान मुसीबत में पड़ चुका था। उस वक्त जीन टायोंग बिना रुके दौड़ रहा था, चाहे जितनी भी थकान हो वो रुका नहीं, क्योंकि हैंग चौवान ने उसे कहा था, तेरा भाई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, तेरी सेफ्टी के लिए वो कभी लड़ाई नहीं करेगा। तो जब तू बाहर निकल जाए तो उसे बताना कि तू सेफ है। मेरे पास दूसरा फोन भी है, पर कुछ रीजंस की वजह से मैं उससे कॉल नहीं कर सकता। तुझे सीधे दौड़कर मिया बिल्डिंग के पीछे वाले खाली मैदान में जाना होगा। जोखिम भरा सौदा। उधर बिग फिल अलायंस ने एक ऑफर रखा, जीन जियान को अपने भाई की सेफ्टी के बदले अपनी एक टांग देनी होगी। फिर उसने एक हैमर निकाला और बोला, ये एक फेयर डील है। सबको चौंकाते हुए जीन जियान ने बिना हिचकिचाए मान लिया, ठीक है, लेकिन पहले मुझे कंफर्म करने दो कि टोंग सेफ है या नहीं। फिर उसने अपने आदमी को फोन करने का ऑर्डर दिया, लेकिन किसी वजह से सामने वाले ने फोन उठाया ही नहीं। उसी वक्त एक आवाज ने सबका ध्यान खींचा, मैं ठीक हूँ। जीन टायोंग खाली मैदान से हाथ हिलाते हुए चिल्लाया, बताने के लिए कि वो सेफ है। पेयोंग, जियान ने कहा। उसने तुरंत 2 आदमी भेजे उसे पकड़ने के लिए, लेकिन उससे पहले ही जीन जियान ने भागकर एक एक को दोनों हाथों में पकड़कर धड़ाम से जमीन पर गिरा दिया। दोनों बेहोश हो गए। जीन जियान फिर खड़ा हुआ, उसकी आंखों में गुस्से और जान लेने की आग थी। पी डोंग को पूरा हालात समझ आ गया और उसने डरते हुए बोला, वी आर डन। दूसरी तरफ हैंग चान को पहली बार एम्परर गैंग की सच्ची ताकत का एहसास हुआ। अब तक वो उन्हें सिर्फ फोन से कंट्रोल करता था, असलियत क्या थी उसे अंदाजा नहीं था। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक लो रैंक सबॉर्डिनेट उसे इतनी आसानी से हरा सकता है। अब उसे समझ आ गया था, मेरा भाई हमेशा इन बीस्ट से भी ऊपर था। वो आदमी बोला, अगर मुझे जीन टायोंग का पीछा नहीं करना पड़ता तो तू आज मर चुका होता। लेकिन हैंग चौवान चाहता था कि वो ना जाए, क्योंकि जंग ताजोंग ने पहले कहा था सिर्फ थोड़े से लोग जीन जियान की तरफ गए हैं। अगर बाकी लोगों को पता चल गया कि जीन टायोंग, जैसे ही जंग जियान ने देखा कि दुश्मनों का ध्यान अब जॉनजान की तरफ शिफ्ट हो रहा है, उसने ताना मारते हुए बोला, क्या भाग रहे हो? ये सुनते ही सामने खड़ा आदमी रुक गया। उसने पलटकर हॉग चाओवैन की तरफ देखा। तूने क्या कहा? हॉग चाओवैन ने बिना हिचके दोहराया, मैंने पूछा तू भागने की कोशिश कर रहा है क्या? आदमी गुस्से से बमका, अगर तू मुझे भड़काने की कोशिश कर रहा है तो बधाई हो, तू कामयाब हो गया। और फिर वो हॉग चाओवैन पर टूट पड़ा, लेकिन हॉग ने झट से बचाव किया और जमीन पर पड़ा हथियार उठाने के लिए झुका। सामने वाला समझ गया, उसने झपटकर होंग शिन की लात पर एक जोरदार किक मारी। होंग शाओ दूर तक उड़ गया। वो आदमी बोला, अबे चालाक कमीने, फिर से हथियार उठाने की कोशिश कर रहा था? मर्द बन, असली मर्द की लड़ाई मुट्ठियों से होती है। अब मैं तुझे लोहे से भी सख्त मुट्ठियां दिखाता हूँ। एक ही राउंड में वांगचा मिन की बुरी हालत हो गई, चेहरा नीला, बदन सूजा हुआ। वो आदमी हंसते हुए बोला, समझ नहीं आ रहा, इतना नौसिखिया होकर भी इतनी अकड़ कहाँ से लाया? मुझे लगा कोई स्किल होगी, लेकिन तू तो एकदम ही फट्टू निकला। होंग चाओवैन अभी भी लड़खड़ाता हुआ खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। सामने वाले की बातों ने उसे उसके भाई की याद दिला दी।
उसी जोश में होंग चाओ वैन ने फिर से उस आदमी पर हमला कर दिया। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे मौजूद नुकीले कील वाली दीवार पर धक्का दे दिया। जब तक उस आदमी को समझ आया, धचाक, उसकी पिछवाड़ में कील घुस चुकी थी। गुस्से में पागल होकर वो होंग चाओ वैन का पीछा करने लगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो पहले ही होंग शिन के जाल में फंस चुका है। जब पहले होंग चाओ को लात मारकर शेल्फ की तरफ फेंका गया था, तब वो शेल्फ हिला भी नहीं, मतलब वो बहुत भारी था। उसी वक्त होंग ने चुपचाप स्टील रॉड को अलमारी के नीचे घुसेड़ दिया था। अब उसके पास एक लीवर बन चुका था जिससे वो भारी शेल्फ को गिरा सकता था। और फिर धड़ाम, शेल्फ पलटा और सैकड़ों सामान एक साथ उस आदमी पर गिर पड़े। वो आदमी हैरानी से शेल्फ को देख ही रहा था कि अगले ही सेकंड में वो खुद उसी शेल्फ के नीचे आ गया, पूरी तरह कुचला गया। होंग चाओ वैन ने चैन की सांस ली, फिर उसकी तरफ देखा और बोला, अबे ओ मसल वाले गधे, अब बोल, लोहे से सख्त क्या होता है। अब बारी है चिंगी को वापस लेने की। लेकिन तभी मैदान में एक अनजाना चेहरा उभरता है। वो था गियांग, एम्परर गैंग का सेकंड स्क्वाड कैप्टन। गुयांग आते ही हल्की सी मुस्कान के साथ जीन जियान से बोला, क्या कर रहे हो यार? इस स्कूल में एक पुरानी अफवाह थी, कभी भी काले जैकेट वालों से पंगा मत लेना, क्योंकि वो सब एम्परर गैंग से होते हैं और वो इस स्कूल के सबसे खतरनाक लोग माने जाते हैं। और ये बंदा सामने गुयांग एम्परर गैंग का सेकंड स्क्वाड कैप्टन था। पोंग ही थोड़ी देर को चौंका, उसे समझ नहीं आया ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन गुयांग ने जीन जियान की हालत देखी और बड़ी इज्जत से पूछा, सब ठीक है? ये देख, दूसरी साइड के बंदे अलर्ट हो गए। गुयांग ने तुरंत बात साफ की, मैं यहाँ किसी को सबक सिखाने नहीं बल्कि एक सलाह देने आया हूँ। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और बोलता, जीन जियान ने बीच में ही काटते हुए बोला, अगर तू मुझे एम्परर गैंग में भर्ती करने आया है तो लेट हो गया भाई, क्योंकि अब खतरा टल गया है। उसी पल चिंगी गैंग के लोग गली में आ पहुंचे। जीन जियान ने आगे कहा, तो अब दफा हो जा, मैं किसी ऐसे के खिलाफ गैंगअप नहीं करता जो लड़ाई के लिए आया ही नहीं। गुयांग बस मुस्कुराया, ठीक है, लेकिन याद रखना तू पछताएगा। और फिर वो वहां से चलता बना। उधर पोंग ही ने भी बिना कुछ बोले पलटा और भाग गया। लड़ने का कोई मूड ही नहीं था उसका। जीन जियान के सबॉर्डिनेट्स इकट्ठा हुए और पूछने लगे, जियान ब्रो, अब क्या करें? एक सबॉर्डिनेट ने पूछा, ब्रो दुश्मन भाग रहा है, पीछा करके मार दें क्या? जीन जियान ने थका हुआ सा जवाब दिया, जाने दो उस बेकार को, इतनी सी ताकत लेकर क्या बिगाड़ लेगा चिंगी का, सबक तो मिल गया होगा उसे। लेकिन तभी जैसे ही दो सबॉर्डिनेट जीन जियान को उठाने लगे, एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक सबॉर्डिनेट ने अचानक हथौड़ा उठाकर जीन जियान के पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी परछाई ने उसे धोखा दे दिया। जीन जियान ने तुरंत एक जबरदस्त बैक किक मारी और वो सबॉर्डिनेट दूर जाकर धड़ाम से गिरा। अब जीन जियान गुस्से में भी था और हैरान भी। उसने पूरी भीड़ की तरफ देखा और गर्जा, ये सब क्या है, क्या मतलब है इसका? और तभी एक आवाज पीछे से आई, पूछने की जरूरत है क्या? ये तो साफ है, ये बगावत है। पीछे से आया जांग ताजोंग, जो जीन तायोंग को गला घोंटते हुए पकड़े हुआ था। असल में जीन तायोंग मदद लेने गया था चिंगी के लोगों के पास, पर क्या मालूम था वो सब पहले ही जीन जियान को धोखा देकर बिग फिल अलायंस से मिल चुके हैं। जीन जियान ने झट से पूछा, कब से दिमाग में ये सब चल रहा था? उनका जवाब सुनकर दिल ही टूट गया। जब से हमें लगा कि तू बस हमें अपने भाई को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम कोई बेबी सिटर नहीं है, हमें भी नाम कमाना है बिग फिल में, जिंदगी रंगीन चाहिए। ये सुनकर जीन जियान अंदर से टूट गया। वो सोच रहा था कि वो अपने भाई के लिए ये सब कर रहा है ताकि टोंग का माहौल हिंसा से न भरे, लेकिन अब उसके अपने ही सबॉर्डिनेट्स उसे पीठ में छुरा घोंप चुके थे। जीन जियान अंदर से टूट चुका था। उसे लगा था वो हर हाल में अपने भाई तायोंग को इस हिंसक माहौल से बचा लेगा, मगर अब वो समझ गया ये रुकने वाला नहीं है। और उधर जांग ताजोंग तो पहले से इस पल का इंतजार कर रहा था। असल में उसने काफी पहले से ये प्लान बनाया था कि कैसे चिंगी को बिग फिल अलायंस में घसीटा जाए। सबॉर्डिनेट्स को जीन के खिलाफ भड़काया, फिर धीरे धीरे लोगों में उसके नाम पर निगेटिव अफवाहें फैलाईं। लेकिन एक चीज उसके प्लान में गड़बड़ हो गई, कंटेनर वाली सिचुएशन। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्ट्राइक टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर जाएगी। उसने तो जानबूझकर एक बेकार बंदे को बंद कर दिया था ताकि होंग चाओ को मौका मिले बीच में दखल देने का। असल में ताजोंग चाहता था कि सारी स्थिति इतनी बिगड़े कि वो खुद हीरो की तरह आए और सिचुएशन को संभाले, मास्टरमाइंड बन जाए, क्योंकि अभी तक चिंगी ही एक अकेली जगह थी जो एम्परर गैंग के खिलाफ खड़ी थी, और अगर वो अकेले चिंगी को गिरा दे तो उसे स्ट्रैटेजिस्ट का खिताब मिल सकता है। अब उसने मुंह मोड़कर जीन तायोंग से कहा, अब देख तेरा बहादुर भाई अपने ही लोगों से कैसे पिटता है। जीन जियान की हालत बुरी थी, उसका शरीर अब और झेल नहीं पा रहा था, लड़खड़ाने लगा था, लेकिन फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने सबको घूरते हुए कहा, तुम लोग मैदान में नाम कमाना चाहते हो ना, तो आओ, अगर मुझसे लड़ सकते हो तो कोशिश करो। जैसे ही उसने ये कहा, उसका शरीर खुद ब खुद घुटनों पर जा गिरा। ये देख जीन तायोंग की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता था उसका भाई अब और नहीं लड़ पाएगा, लेकिन चिंगी के लोग अब भी डर से रुके हुए थे।
उन्हें लगा जीन जियान शायद अब माफी मांगेगा, मगर उसने तो फिर से अकेले लड़ने का फैसला कर लिया। भीड़ में किसी ने कहा, हमें क्या समझ रखा है इसने, अकेले हम सबसे भिड़ेगा। जंग ताजोंग बोला, तो फिर दिखाओ जीन जियान को चिंगी का असली आतंक क्या होता है। लेकिन ठीक उसी वक्त चब जीन तायोंग ने अपने ही बाजू पर जोर से काट लिया। दर्द में जंग ताजोंग की पकड़ ढीली हो गई। जीन तायोंग फौरन भागकर अपने भाई के आगे खड़ा हो गया और चिल्लाया, अगर किसी ने भी मेरे भाई को छूने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसे याद आया होंग चाओ ने उससे क्या कहा था, इस बार तुझ पर बारी है अपने भाई को बचाने की, और अब वो पीछे नहीं हटने वाला था। जांग ताजोंग ने गुस्से से दांत पीसते हुए देखा, भाई का भाई आज खुद ढाल बन गया था। जांग ताजोंग गुस्से से दहाड़ा, तो अब मैं तुम दोनों भाइयों को एक साथ निपटाऊंगा, कम से कम मरते वक्त तुम्हें कंपनी तो मिल जाएगी। लेकिन तभी धड़ाक, एक जबरदस्त किक हवा में आई, एक सबॉर्डिनेट को उड़ाते हुए दूर फेंक दिया। सभी चौंक गए, ये कौन है? वो था गियांग, एम्परर गैंग का सेकंड स्क्वाड कैप्टन। एकदम मस्त स्माइल के साथ एंट्री मार चुका था। वो मन ही मन सोच रहा था, कमाल है, बॉस ने जो कहा था सब सच निकला। जीन जियान थोड़ा कंफ्यूज हो गया, अबे तू गया नहीं था क्या? गियांग बोला, अबे यार मैं तो बस बाथरूम गया था। पूरी भीड़ हक्का बक्का थी, गियांग यहाँ क्यों आया? गुयांग ने देखा कि पूरी चिंगी गैंग बगावत कर चुकी है, तो उसने ताना मारते हुए कहा, अलायंस के चमचों, शायद तुम लोग गलत फहमी में हो। चिंगी का मतलब तुम जैसे बिल्ली कुत्तों से नहीं है। चिंगी का मतलब है सिर्फ जीन जियान। तुम सब उसके बिना कुछ नहीं हो और अब बगावत कर रहे हो। ओवर कॉन्फिडेंस में उड़ मत जाओ। ये सुनते ही चिंगी वाले गुस्से में आ गए। एक बंदा गियांग पर झपटा, लेकिन धड़, गियांग ने साइड में हटते ही एक घूंसा मारा सीने में और वो बंदा उड़ता हुआ जमीन पर गिरा। तभी पीछे से किसी ने गियांग को घूंसा मारा, लेकिन उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। उसने अटाकर का सिर पकड़ते हुए बोला, तेरी अकल घास चरने गई थी क्या? मेरे जैसे बंदे पर पीछे से वार करता है? चल अब जाकर लोगों को बता कि एम्परर गैंग के गियांग से तूने टक्कर ली थी। और फिर धड़ाम, एक जोरदार हेडबट देकर उसने उस बंदे को कचरे की तरह फेंक दिया। अब दोनों बंदे जमीन पर पड़े थे। गियांग हंसते हुए बोला, और कोई बाकी है क्या? आओ सब मिलकर ट्राई कर लो। पूरी भीड़ चुप, किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे आने की। आखिर वो गियांग था, एम्परर गैंग का सेकंड स्क्वाड कैप्टन। गियांग ने हाथ हिलाकर सबको चैलेंज करते हुए बोला, क्या कोई और है जिसे अपने आप पर बहुत भरोसा है? कोई तो होगा जो बाद में डींगे मार सके। फिर उसने जोर से हंसते हुए पूछा, जानते हो ना, चिंगी माउंटेन का फख्र जीन जियान आखिर एम्परर गैंग में क्यों शामिल हुआ? क्योंकि हैंग चाओ ने उसे सब सच बता दिया था। वो सच्चाई कि एम्परर गैंग का बॉस वांग वू अब मर चुका है, और जो अब एम्परर गैंग चला रहा है वो है उसका भाई हैंग चाओ, जो अपने मरे हुए भाई के फोन का इस्तेमाल कर पूरी गैंग को कंट्रोल कर रहा है। हांग चाओ ने जीन जियान से कहा, मैं तुझसे ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तू किसी गैंग का पालतू नहीं है। तू अपने भाई से सच्चा प्यार करता है और ऐसे इंसान मुझे अपने मिशन के लिए चाहिए। जीन जियान बोला, मैं बस इतना जानता हूं, एक भाई अपने भाई की जगह ले रहा है, लेकिन इससे ये कैसे तय हुआ कि मुझे एम्परर गैंग ज्वाइन करनी चाहिए? हांग चाओ ने गहरी सांस ली और कहा, टांग के लिए। मैं बिग फिल के इस गंदे बैटलफील्ड को खत्म करना चाहता हूं। ऐसी जगह बनाना चाहता हूं जहां ना अलायंस रहे ना एम्परर गैंग। लेकिन ये करना आसान नहीं है। हैंग चाओ का प्लान साफ था, एम्परर गैंग के एग्जीक्यूटिव्स को लगातार धोखे में रखकर बिग फिल का ये खूनी खेल खत्म करना। उसने जीन जियान से कहा, मैं चाहता हूं कि तू एम्परर गैंग का चौथा स्क्वाड कैप्टन बन नाम के लिए। असल में तू मेरा पार्टनर होगा। पुराना जीन जियान ये प्रपोजल सुनते ही मना कर देता, क्योंकि वो चिंगी की रक्षा कर सकता था। मगर अब सब बदल चुका था। चिंगी के वो लोग जिन पर वो भरोसा करता था सब अलायंस से बिक चुके थे। ऊपर से गियांग का फेवर भी उसे चुकाना था। वोंग सेलिन का प्रपोजल भी दमदार था। अब जीन जियान के पास ना कहने का कोई ठोस कारण नहीं बचा था। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि कपड़े बदलने जितने टाइम में ही वो इंसान सामने आ जाएगा जिसने उसके भाई को चोट पहुंचाई थी। वो था इवेंट प्लानर अलायंस का 10वां रैंक वाला मगर बेहद खतरनाक बंदा। जीन जियान थका हुआ था, बुरी तरह घायल, लेकिन सामने वाला तो पूरी फॉर्म में था। धीरे धीरे उसे जमीन पर गिरा दिया। दोनों दर्शक हांग चाओ और जीन तायोंग घबरा गए। हांग चाओ तो मदद के लिए भागा, लेकिन तायोंग ने उसे रोक लिया, नहीं, मेरा भाई हारने वाला नहीं है। और सच में जब जांग ताजोंग जीन जियान को फिनिश करने आया, जीन जियान ने एक हाथ से जमीन पकड़कर खुद को उठाया और सीधा उसके मुंह पर साइड किक मारी। जांग ताजोंग नीचे गिरा और इससे पहले कि वो संभल पाता, जीन जियान उठ खड़ा हुआ और फिर धड़ाम, एक फुल पावर पंच। जांग ताजोंग उड़ता हुआ 10 मीटर दूर दीवार से टकराया। लड़ाई खत्म हो गई थी। जीन जियान हंसा और बोला, ये कपड़े थोड़े टाइट हैं यार, और अगले ही पल उसका शरीर कांपने लगा। घावों ने उसे फिर से जमीन पर गिरा दिया। तायोंग दौड़कर आया और उसे गले लगाकर थाम लिया। उधर हांग चाओ जांग ताजोंग की जेबें टटोलने लगा, कुछ ढूंढ रहा था। जीन जियान ने ये देखा और सोचा, शायद हांग चाओ को पहले से पता था कि मेरे अपने लोग मुझे धोखा देंगे, क्योंकि उसके दोनों मोबाइल्स एक दूसरे से लगातार कनेक्टेड थे
और उसी के जरिए हैंग चाओ ने हर एक शब्द, हर एक प्लान सुन रखा था। जेन ताई जोंग ने तो कह दिया था, पर जीन जियान को अब तक वांग चान पर पूरा भरोसा नहीं था। मगर लंबे फायदे के लिए वो उस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारना नहीं चाहता था। कुछ दिन गुजरे। बगावत के बाद एम्परर गैंग ने ऑफिशियली चौथे स्क्वाड की स्थापना सेरेमनी रखी, लेकिन माहौल अजीब सा था। पूरे ऑडिटोरियम में कोई ताली नहीं बजा रहा था। गुई जांग हक्का बक्का रह गया, समझ नहीं आया कि सब इतने ठंडे क्यों हैं। तभी फर्स्ट स्क्वाड का कप्तान पाक सूका सामने आया और बोला, इनका रिएक्शन नॉर्मल है। जीन जियान ने बहुतों की बैंड बजाई थी, कईयों को उसने सबक सिखाया। अब उन्हीं को एक दुश्मन को कप्तान मानना पड़े तो टेंशन तो होगी ही ना। फिर पार्क सूका जीन जियान की तरफ मुड़ा। सच कहूं तो मुझे भी तेरी नीयत पे शक है। तू पहले किसी झगड़े में दिलचस्पी नहीं लेता था, अब अचानक एम्परर गैंग में क्यों आया? माहौल एकदम ठंडा और साइलेंट हो गया। तीनों कप्तानों की ओर सबकी नजरें टिक गईं। बीच में फंसा गुई जांग पूरा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। गुई जांग सोचने लगा, शायद मुझे उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी कि सब इसे खुले दिल से अपनाएंगे, पर सच बोलूं, ये बंदा मुझे पसंद है। तभी जीन जियान ने ऑकवर्ड साइलेंस तोड़ी। मैं तुम्हारे ग्रुप से इंप्रेस होकर नहीं जुड़ा, ना ही मुझे बिग फिल्म में कोई नाम कमाना है। लोग को मेरी जरूरत है। मैं देखना चाहता हूं कि वो किस राह पे जाता है, बस इसलिए। उसका जवाब सुनकर दोनों कप्तान थोड़े सन्न रह गए। आखिरकार पार्क सूका ने हाथ बढ़ाया। भले ही तू दुश्मन रहा हो, पर तेरी काबिलियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारे मकसद के लिए हमें पुरानी दुश्मनियां भुलानी होंगी। बॉस ने जब तुझे चुना है तो हम भी तेरा स्वागत करते हैं। गुई जांग ने झट से एको किया, सब लोग थोड़ी अक्ल दिखाओ। जैसे ही दोनों ने हाथ मिलाया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। और इस तरह जीन जियान एम्परर गैंग के चौथे स्क्वाड का कप्तान बन गया। वहीं दूसरी तरफ एक बार में बिग फिल अलायंस के स्ट्रैटेजिस्ट्स अटकलें लगा रहे थे कि हैंग वुडी शायद अब इस दुनिया में नहीं है। कितनी नफरत होगी किसी को अपने भाई से, जो वो उसकी बनाई हुई चीजों को खुद बर्बाद कर दे। लेकिन हैंग वू की ये हरकतें उसके पुराने दुश्मनों को भी शक में डाल रही थी। एक बात तो साफ थी, हैंग वू अब पर्सनली एम्परर गैंग को लीड नहीं कर रहा था। ड्रैगन डे जैसे बेकार इलाके के लिए इतनी लड़ाई, स्ट्रेटेजिकली कोई मतलब नहीं बनता। और नुकसान भी सिर्फ एम्परर गैंग का हुआ। लग रहा था जैसे किसी ने सफाई मुहिम चला दी हो। सबसे ज्यादा फायदा हुआ आम स्टूडेंट्स को, जो अब शांति से पढ़ाई कर पा रहे थे। सारे संकेत बता रहे थे कि असली हैंग वू अब कंट्रोल में नहीं है, कोई इम्पोस्टर है जो सबको बेवकूफ बना रहा है। अंदर का फूट डालो, राज करो। वू यून जी इस मौके को पकड़कर एम्परर गैंग को तोड़ना चाहता था, पर स्ट्रैटेजिस्ट ने उसे रोका। नहीं, अभी कुछ नहीं करना। हमारे अलायंस में ही कोई जासूस हो सकता है। अगर ये बात लीक हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। पर एक बात सच थी, एम्परर गैंग को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि उनका फर्स्ट स्क्वाड कप्तान पाक सूका हैंग वूडी का पुराना दोस्त था और काफी चालाक भी। क्यों ना हम उस नकली हैंग वू को ढूंढ निकालें और कंट्रोल अपने हाथ में लें, एम्परर गैंग को अपनी उंगलियों पर नचाएं। सुनकर वो यूनजी कांप गया। उसे लगा कि यह स्ट्रैटेजिस्ट पागल है। वहीं दूसरी तरफ वांग चान टेंशन में था। उसके पास लोगों की कमी थी, क्योंकि जीन जियान की ताकत तो कमाल की थी। सिर्फ 2 हफ्तों में चिंगी से शुरू होकर उसने 3 एरिया पर कब्जा जमा लिया था। अब अगला स्टेप था एलायंस के एरिया में घुसना। पर प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास इतने बंदे ही नहीं थे। अगर असली पावर गैप को भरना है तो कुछ ऐसे एसी प्लेयर लाने होंगे जो आम मेंबर्स को भी मोटिवेट कर सके। थोड़ी सोच विचार के बाद वांग चान ने प्लान बनाया, फर्स्ट और सेकंड स्क्वाड से कुछ बंदे ट्रांसफर कर लेते हैं। पर तभी माही अचानक सामने आ गई और उसने प्रपोजल को साफ मना कर दिया। उसने बोला, एम्परर गैंग कोई कंपनी नहीं है। ये जो एसी प्लेयर हैं वो हैंग वुडी से इंस्पायर होकर आए थे, पर असल में वो अपने अपने कप्तानों से लॉयल हैं। अब अगर उन्हें अचानक चौथे स्क्वाड के अंडर डाल दिया तो अंदर ही अंदर बगावत शुरू हो जाएगी। इसलिए नई ब्लड चाहिए, फ्रेश लोग। जीन जियान भी इस बात से एग्री कर गया। उसने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि सब इस मिशन में मेरा साथ देंगे। पर वांग चान की दिक्कत ये थी, उसे पहले से ही 100 झमेले झेलने पड़ रहे थे। अब नए लोगों की तलाश भी उसी को करनी थी, वो भी बिना अपनी असली पहचान खोले। अब वांग चान एक और दुविधा में था। आखिर ढूंढे तो ढूंढे कैसे ये लड़ाकू टैलेंट। सोचते सोचते वो सामने देखे बिना चल रहा था और किसी से टकरा गया। जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि वो कोई और नहीं बल्कि जैंग हेसू था, वही लड़का जो पहले स्कूल में उसे बुली करता था। उसे याद आया, उसे एम्परर गैंग वालों ने बुरी तरह पीटा था क्योंकि वो वांग चान के आदमियों पर हाथ उठाता था। अब फिर से स्कूल में वापस, लेकिन अब की बार उसके फाइटिंग स्किल्स को गुई जांग ने मान्यता दे दी थी। वांग चान सोचने लगा, क्या इसको चौथे स्क्वाड में लाया जा सकता है या फिर एम्परर गैंग वाले ही बगावत कर देंगे। तभी विचारों में डूबे वांग चान को जैंग हू ने एक जोरदार धक्का दे मारा। उसे याद आया, जैंग हू हाल ही में हॉस्पिटल में था, शायद उसे स्कूल में हुए बदलावों का पता नहीं। जैंग हू बोला, ओए वांग चान, कुछ दिन दिखा नहीं, बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है रे, और जो तूने मुझे छत से धक्का मारा था उसकी कीमत अब चुकानी पड़ेगी। तुझे आधा मारकर छोड़ूंगा। पर तभी किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। एक ठंडी सी आवाज आई, स्कूल में आते ही किसी को पीटना काफी वाहियात आदत है यार।
क्या पता सामने वाला अपनी असली ताकत छुपा रहा हो। ये कहते हुए उस सफेद बालों वाले लड़के ने जैंग हू के माथे से अपना माथा टिका दिया और अगेन स्टाइल में बोला, मैं नया ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ, कोई दिक्कत है क्या? पूरा माहौल सन्न, भीड़ इकट्ठा हो गई। सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, कौन जीतेगा? जैंग हू को लगा कि उसकी बेइज्जती हो रही है तो वो गुस्से में आकर पहला पंच मार बैठा, पर सामने वाला हल्का नहीं था। सफेद बालों वाला लड़का एक झटके में पंच डॉस करके सीधा उसके चेहरे पे मुक्का मारता है। जैंग हू बेसुध नहीं हुआ पर हिल जरूर गया। इतने में फर्स्ट गैंग के बंदे भी आ पहुंचे। उन्होंने सोचा कि तादाद से इस लड़के को दबा देंगे, पर वो सफेद बालों वाला बंदा सिर पर हाथ रख के बोला, भाई ट्रांसफर स्टूडेंट्स को यूं हल्के में मत लेना, क्या तुम लोग मंगा नहीं पढ़ते क्या? फिर उसने अपनी एक उंगली से सबको इशारा किया, आओ सारे एक साथ। उस सफेद बालों वाले ट्रांसफर स्टूडेंट ने पहले दिन ही स्कूल के बुली को छेड़ दिया था। फिर क्या था, सामने से चैलेंज आया। स्कूल खत्म होने के बाद जुआन ब्रिज के नीचे मिलते हैं। पर कमाल की बात ये, वो बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि खुश होकर उस जगह टाइम से पहले पहुंच गया और वहां एक ही लाइन बोलकर जैंग हू को भगा दिया। टर्न्स आउट उसका नाम था ग्यान लियून और उसे जैंग हू का क्लासमेट्स को बुली करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने उसे सबक सिखाया। मगर इस हरकत से फर्स्ट गैंग नाराज हो गई। अगर सही टाइम पर स्कूल की घंटी ना बजी होती तो शायद ग्यान लियून को भी भागना पड़ता। जब ग्यान लियून अपनी नई क्लास में पहुंचा तो वहां का माहौल एकदम ठंडा था। उसने हल्का सा मजाक किया ताकि माहौल हल्का हो जाए, पर पूरी क्लास में बस वही हंसा। बाकी सबके चेहरे ऐसे जैसे कोई मुसीबत आ गई हो। फिर वो थोड़ा सीरियस हुआ, अगर मजाक पसंद नहीं तो चलो एक सीरियस सवाल पूछता हूँ, कोई बता सकता है हैंगुडी कहाँ है? पूरी क्लास चौंक गई, यहाँ तक कि वांग चान भी दंग रह गया। जैसे ही ज्ञान लियून और कुछ पूछने वाला था, टीचर बीच में टपक पड़ा। टीचर ने कहा, पर्सनल सवाल बाद में पूछना, पहले पढ़ाई। फिर पूछा, क्या कोई स्टूडेंट है जो ज्ञान लियून को कैंपस का गाइड बनकर घुमा सकता है? पूरी क्लास चुप, कोई भी आगे नहीं आया। टीचर अब किसी रैंडम को चुनने वाला था, तभी वांग चान ने खुद वॉलंटियर कर दिया, क्योंकि उसे इस ज्ञान लियून को अच्छे से समझना था। आखिर वो जिसको ढूंढ रहा था वो कोई और नहीं, वांग चान का खुद का भाई था। जैसे ही क्लास खत्म हुई, ज्ञान लियून ने वांग चान को ऑफर दिया, चलो यार स्कूल स्टोर से ब्रेड खाते हैं। वांग चान ने सोचा, अभी बढ़िया मौका है, थोड़ा इसकी नीयत टटोलता हूं। पर जैसे ही उसने मुंह खोला, पीछे से किसी ने धक्का दे दिया। वांग चान बैलेंस खो बैठा और सीधे सीढ़ियों की तरफ गिरने लगा, पर ज्ञान लियून ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया। ज्ञान की नजर तुरंत एक साइड घूमी, जैसे पूछ रहा हो, क्या तुझे अंदाजा था कि ये गिर सकता था? वो धक्का देने वाला कोई और नहीं, डू जिन फू था, फर्स्ट गैंग का लीडर। वांग चान ने धीरे से ज्ञान लियून को बोला, भाई संभल जा, ये ट्रबल ढूंढ रहा है। पर ज्ञान लियून एकदम ठंडा, बिल्कुल भी डरा नहीं। उसने डू जिन फू को घूरते हुए कहा, माफी मांगो। डू जिन फू के 2 चमचे हंसने लगे। एक बोला, ओएपी चोंग, तू अब इन ट्रांसफर वालों का साथ देने लगा क्या? ज्ञान लियून का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो आगे बढ़ा और बोला, अबे तू तरबूज जैसे सर वाला ठिगना इन जैसे लोगों के साथ खड़ा हो रहा है? डू जिन फू बोला, अगर माफी चाहिए तो जुआन ब्रिज के नीचे आ जाना, स्कूल के बाद। इतना कहकर वो सब निकल लिए। वांग चान सोच रहा था, इनकी अक्ल ठिकाने लगानी पड़ेगी, मैं लोगों को इकट्ठा करता हूँ। पर तभी ज्ञान लियून तो तैयार ही बैठा था, उसे अभी के अभी लड़ाई लड़नी थी। वांग चान ने उसे रोका, भाई वो लोग गंदा खेलेंगे, छोड़ दे। पर ज्ञान लियून बोला, अगर वो गंदा खेलेंगे तो और जरूरी है कि मैं जाऊं, क्योंकि 2 साल पहले मेरे एक दोस्त ने बस उनके कंधे से टकरा दिया था और बदले में जो वहां मौजूद था सबको पीट दिया गया। मैं तो डर के मारे वहीं घुटनों पे गिर गया, किसी तरह जान बची, पर उस दिन से अब बस बहुत हुआ। जीन लुचान ने अपनी आंखों में आग लिए धीमे से फुसफुसाया, अब मैं कभी भी किसी बुरे इंसान के सामने झुकूंगा नहीं। उसे अपने मिडिल स्कूल के दिन याद आ गए, जब उसे बुरी तरह पीटा गया था। उस दिन से एक ही चीज उसके दिल में बैठ गई थी, बदला लेना। अब जब वो ड्रैगन डे स्कूल में नया ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर आया था तो सबसे पहले वो होंग वू को ढूंढ रहा था, एक ऐसा नाम जिसने सबको चौंका दिया। वांग चौवान का चेहरा उस वक्त गंभीर हो गया जब उसे ये पता चला भाई ने ऐसी कितनी बुरी चीजें की थी जो अब दूर दूर के लोग उसे मारने चले आए हैं। स्कूल खत्म होने के बाद जीन लुचान अपने तय किए हुए ठिकाने पर गया, जहां एक लोकल गैंग उसका इंतजार कर रहा था। शुरू में लगा कि अब उसकी बुरी तरह पिटाई होगी, लेकिन उल्टा उन्होंने उससे सीधा सवाल किया, तेरा बैकग्राउंड क्या है बे? क्योंकि पहले दिन ही किसी नए बंदे का होंग वूडी जैसे इंसान को ढूंढना, वो भी बिना डर के, कुछ ज्यादा ही अजीब था। अगर वो नया लड़का कोई चालाक हरकत कर रहा होता तो छुपे हुए एम्परर गैंग के लोग सीधा टपक जाते। दरअसल होंग चौवान ने जीन जियान को पहले से ही कह रखा था कि उस नए लड़के पर नजर रखना। उसका कहना था शायद वो आगे चलकर हमारा साथी बन जाए, अगर नहीं तो हमें उसे रोकना ही होगा, क्योंकि वो एक मरे हुए दुश्मन को ढूंढ रहा है। लेकिन जीन लुचान के मुंह से निकली पहली बात ने सबको सन्न कर दिया। मुझे ये सब बिग फिल अलायंस के स्ट्रैटेजिस्ट ने बताया कि अगर मैं होंग वू को ढूंढना चाहता हूं तो मुझे ड्रैगन डे आना होगा। जैसे ही जीन लुचान ने बिग फिल अलायंस के स्ट्रैटेजिस्ट का नाम लिया, दू जीन फू के चेहरे से खून गायब हो गया।
ठंडा पसीना निकलने लगा। उसने धीमे से सोचा, ये नाम वुआनजे ने मुझे पहले ही बताया था। स्ट्रैटेजिस्ट की आइडेंटिटी तो हमारे अलायंस में भी गुप्त रहती है और ये ट्रांसफर स्टूडेंट उसे पहचानता है। जीन लुचान ने ज्यादा कुछ नहीं समझाया, बस आंखों में तेजी भर के बोला, वरिष्ठ हो तो क्या हुआ, मैं कोई रहम नहीं करने वाला। उसकी नजरों में ऐसा कॉन्फिडेंस था कि सामने खड़े सारे गुंडों के कदम कांपने लगे। दू जीनफू ने तुरंत अपने आदमियों को रोका, कोई फालतू सवाल मत पूछना, बस चुपचाप मेरे साथ चलो। और बिना एक भी घूंसा मारे वो लोग उल्टे पांव भाग निकले। वहीं खड़ा जीन लियोन अब तक हक्का बक्का था। ये लड़का तो मुझे बिल्कुल ही कमजोर लग रहा था, लेकिन इसका नाम सुनते ही लोग भाग गए। उसे अब धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि ये ट्रांसफर स्टूडेंट कोई आम लड़का नहीं था। उसके पीछे कोई बहुत बड़ा दिमाग काम कर रहा था। असल में ये वही लड़का था जिसे मिडिल स्कूल में बुरी तरह पीटा गया था और अब उसने कसम खाई थी, मैं अब कभी भी किसी बुराई के आगे झुकूंगा नहीं। लेकिन जीन लुचान को आज भी उस एक शख्स की तलाश थी, वो लड़का जो ड्रैगन पैटर्न वाली जैकेट पहनता था। और यहीं पर पहली बार उस रहस्यमयी स्ट्रैटेजिस्ट ने उसका सामना किया और कहा, वो आदमी होंग वू है, एम्परर गैंग का बॉस। बिग फिल अलायंस के उस रहस्यमयी स्ट्रैटेजिस्ट ने जीन लुचान से कहा था, अगर तुझे होंग वू को ढूंढना है तो ड्रैगन डे ट्रांसफर ले ले। और यहीं से शुरू हुआ एक बड़ा खेल। जैसे ही जीन लुचान ड्रैगन डे स्कूल में आया, पहले ही दिन उसकी भिड़ंत हो गई लोकल स्कूल बुली से। अगर स्ट्रैटेजिस्ट की रेपुटेशन बीच में ना आती तो उस दिन की कहानी कुछ और होती, लेकिन उस लड़ाई में भी जीन लुचान का अंदाज, उसकी नजरों का तेवर, सबने किसी न किसी की नजर पकड़ ली। खासकर जीन जियान जो एम्परर गैंग की 4th स्क्वाड का कैप्टन था। रात को उसने होंग चोवान को कॉल करके पूरा वाकया बताया। मैंने दूर से देखा, दू जीनफू और ये ट्रांसफर स्टूडेंट बात कर रहे थे, लेकिन दूफू अचानक वहां से हट गया, जैसे किसी से डर गया हो। फिर उसने फोन काट दिया, लेकिन होंग चोवान की बेचैनी अब बढ़ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ माही ने उसे समझाने की कोशिश की, भाई इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन होंग चोवान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ये मामला इतना आसान नहीं है। उसे लगने लगा था कि शायद ये ट्रांसफर स्टूडेंट और वो अलायंस स्ट्रैटेजिस्ट किसी गहरी साजिश का हिस्सा है, और कहीं ऐसा न हो कि वो एम्परर गैंग के अंदर ही छुपे हुए किसी फर्जी बॉस को ढूंढने आए हों। होंग चोवान अब चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसे ये यकीन हो गया था कि दू जीनफू इतनी आसानी से नहीं डरता जब तक उसके पास नंबर की ताकत न हो। अगर वो पीछे हटा तो जरूर किसी बड़े डर की वजह से, और उस डर का नाम शायद सिर्फ एक हो सकता था, बिग फिल अलायंस। माही ने धीरे से पूछा, क्या मतलब है तेरा, तू कहना क्या चाह रहा है? होंग चोवान ने गंभीरता से जवाब दिया, शायद जीन लुचान सच में अलायंस से जुड़ा हुआ है। उधर दूसरी ओर जीन लुचान अपने दिन भर के एक्सपीरियंस ले शांघाई के साथ शेयर कर रहा था। ले शांघाई ने उसका मजाक उड़ाया, तू तो पूरा डेलिक्वेंट निकला रे। जीन लुचान थोड़ी देर चुप रहा, फिर बात बदलते हुए बोला, वैसे तू काफी बड़ा नाम है। सिर्फ तेरा नाम सुनते ही वो गैंग लीडर भाग गया। ले शांघाई ने मुस्कुराते हुए कहा, असली में उन्हें अलायंस से डर लगता है, पहले भी हमारे बीच झड़प हो चुकी है। फिर उसने सवाल पूछा, वैसे तूने अब तक उस बंदे को ढूंढा जो होंग वू का ठिकाना जानता है? जीन लुचान ने भरोसे से कहा, चिंता मत कर, ये तो बस पहला दिन है, मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। ले शांघाई ने अपनी आंखों को थोड़ा संकुचित करते हुए कहा, तू ये सोच रहा होगा ना मैं कौन हूं और मैं क्या जानता हूं? जीन लुचान थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन ले शांघाई अब मुस्कुराकर चुप हो गया। स्कूल लौटते ही गैन लुचान से वांग चौमिन ने बात छेड़ी, तू बिग फिल अलायंस के किसी को जानता है क्या? क्योंकि बिना किसी जान पहचान के यूं किसी अनजान शहर में बदला लेने आना कुछ तो फिशी लग रहा था। गैन लुचान ने लापरवाही में थोड़ी बहुत सच्चाई उगल दी। जब होंग चोवान को पता चला कि बात स्ट्रैटेजिस्ट तक पहुंच रही है तो वो चौंक गया। माही ने तो पहले ही बताया था, ये बंदा चालाक भी है और खतरनाक भी। तभी एक भयानक शक उसके जहन में उठा, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्ट्रैटेजिस्ट को पता चल चुका है कि फर्जी होंग वो ड्रैगन डे में है और अब वो जीन लुचान को अननोइंगली इस्तेमाल कर रहा है डर फैलाने के लिए। अगर ये जारी रहा तो एक एक करके सारे सस्पेक्ट खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। यही सोचकर होंग चोवान ने डिसाइड किया, अब आमना सामना ही करना होगा, सीधे जीन लुचान से बात। उधर दूसरी तरफ ले शांघाई एक मेबैक गाड़ी में बैठा था, जहां ड्राइवर उसका ध्यान खींचने के लिए लगातार चापलूसी कर रहा था। ले शांघाई एक नजर में समझ गया, ये अंकल नया है। वो मुस्कुराकर बोला, मेरे सामने तू जो चाहे बोल ले, पर मेरे मम्मी पापा के सामने चुप ही रहना, उन्हें शांत लोग पसंद है। ले शांघाई ने अपनी बात को वहीं से जारी रखा, तू मेरे जैसा नहीं है, तू उन लोगों जैसा है जो किसी और दुनिया से आते हैं, और यही वजह है कि तू मुझे पसंद आया। फिर उसने फोन की स्क्रीन देखी, जीन लुचान का मैसेज आया था, आज फ्री हो? पर ले शांघाई ने फौरन जवाब नहीं दिया। वो अपनी दिमागी चालों का खाका खींच रहा था। होंगवुडी अब इस दुनिया में नहीं है और मैंने इस खबर को छुपा लिया। उसने जीन लुचान की बदले की आग को एक हथियार बनाया और उसे ड्रैगन डे भेजा ताकि वो अंदर के लोगों के रिएक्शन देख सके। और फिर जैसा उसने सोचा था, दू जीनफू ने जीन लुचान को प्रोवोक किया। अब तो पूरी स्कूल में खबर फैल चुकी थी कि ये नया लड़का शायद अलायंस के स्ट्रैटेजिस्ट से जुड़ा हुआ है।
अब अगर ड्रैगन डे में वाकई कोई फर्जी बॉस छिपा बैठा है तो वो जरूर समझेगा कि जीन लुचान एक चाल है और डर के मारे कोई ना कोई हरकत करेगा। और हुआ भी वही। सिर्फ एक दिन के अंदर ही किसी ने मिलने की रिक्वेस्ट भेज दी। क्या तुम यकीन कर सकते हो? ये अच्छे नंबरों वाला स्टूडेंट असल में ब्लैक गैंग का खतरनाक स्ट्रैटेजिस्ट है। जिस दिन होंग चौवान और स्ट्रैटेजिस्ट की मुलाकात होनी थी, उसी सुबह होंग चौवान ने जीन जियान को कॉल करके बोला, जिस स्ट्रैटेजिस्ट से जीन लुचान जुड़ा है उसे पकड़वाना पड़ेगा। लेकिन जब असल में होंग चौवान ने उसे देखा, वो पल भर के लिए चौंक गया। ये लड़का मेरी ही उम्र का है और ये तो शहर के सबसे अच्छे एक्सपेरिमेंटल एकेडमी में पढ़ता है। उसे लगा शायद ये असली स्ट्रैटेजिस्ट नहीं, बस किसी और का डुप्लीकेट है। मगर फिर देखा कि जीन लुचान उसे अच्छे से जानता है। जीन अचानक खड़ा हुआ और बोला, मैं बाथरूम जा रहा हूं, तुम लोग बात करो। जैसे ही वो बाहर गया, माहौल एकदम ठंडा और भारी हो गया। ले शांघाई ने बिना टाइम वेस्ट किए सीधा बोला, पता है, मैं अलायंस का स्ट्रैटेजिस्ट हूं, लेकिन कभी फील्ड पर नहीं आता। खुद को सामने लाना पसंद नहीं। समझ सकते हो क्यों? होंग चौवान थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, ताकि तू एम्परर गैंग का टारगेट न बने। ले शांघाई हल्का सा मुस्कुराया, वाओ, तुम तो काफी समझदार निकले। ज्यादातर लोग जो मेरी पहचान जानना चाहते हैं वो एम्परर गैंग के ही होते हैं। फिर वो अचानक बोला, तू मुझसे मिलना क्यों चाहता था? क्या तू भी मुझे हटाना चाहता है? तभी कुछ लोगों ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया, लेकिन ले शांघाई बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसके चेहरे पर बस एक चालाक मुस्कान थी। वाह, अब तो मैं और भी पक्का हो गया कि तू ही वो आदमी है जो होंग वू बनने का नाटक कर रहा है। दरअसल इस मीटिंग से पहले ही ले शांघाई ने इस रेस्टोरेंट में अपने अलायंस के लोग बिठा रखे थे, ताकि जैसे ही एम्परर गैंग के लोग सामने आए, खेल शुरू हो जाए। और फिर एम्परर गैंग आ ही गया। उन्होंने सीधा होंग चौवान को पीटना शुरू कर दिया। तुझे पता भी है तूने स्कूल में बिना परमिशन झगड़ा करके एम्परर गैंग का रूल तोड़ा है, और वो लड़का जो तेरे साथ आया था उसे भी सजा मिलेगी। उधर जीन लुचान बाथरूम से वापस लौट रहा था और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। ये क्या? एम्परर गैंग ने चौवान को पीटना शुरू कर दिया। गुस्से में तिलमिलाता हुआ वो सीधा दौड़ने ही वाला था, लेकिन तभी एक और ग्रुप अंदर घुसा, अलायंस के लोग। स्ट्रैटेजिस्ट ले शांघाई की प्लानिंग परफेक्ट थी। वो जानता था कि एम्परर गैंग हरकत करेगा, इसलिए उसने पहले से ही बंदे प्लेस कर रखे थे। अगर ले शांघाई ने चिल्ला के जीन को ना रोका होता तो शायद वो वहीं खड़ा रहकर सब देखता ही रह जाता। उसे अब समझ आया, एम्परर गैंग वाकई ड्रैगन डे पर अपना डिसिप्लिन थोपता है। ये अफवाह नहीं थी, हकीकत थी। लेकिन असली ट्विस्ट तो ये था, होंग चौवान ने जो ऑर्डर भेजा था वो स्ट्रैटेजिस्ट को पकड़ने का नहीं था, बल्कि वो चाहता था कि जीन लुचान और उसके क्लासमेट को सजा दी जाए, ताकि स्ट्रैटेजिस्ट वाला मामला चुपचाप निपट जाए, बिना किसी अलायंस या एम्परर गैंग की शक की निगाह पड़े। एकदम क्लीन विक्ट्री का मास्टर प्लान था। इस पूरी रणनीति को छुप छुप कर देख रहा था जीन जियान, और उसके मुंह से निकला, होंग चौवान, तू तो कमाल का खिलाड़ी निकला। अब वक्त था असली शो का। होंग चौवान ने सीधा आंखों में आंखें डाल के कहा, तू पूछ रहा था ना कि मैं तुझसे मिलना क्यों चाहता था? क्योंकि मैं होंगवू का भाई हूं। और यहीं पर हुआ उसका पहला आमना सामना स्ट्रैटेजिस्ट से। खेल अब पर्सनल हो चुका था। होंग चौवान ने ठहर कर एक एक शब्द चबाते हुए कहा, मैं होंगवू का भाई हूं, और मैं आज ये बात जानबूझकर तुम्हें बता रहा हूं। पूरी टेबल पर एक ठंडी हवा सी दौड़ गई। फिर उसने आगे कहा, और हाँ, मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है, हाल ही में उसका एक्सीडेंट हो चुका है। ले शांघाई ने यह सुना और उसकी नजरें तुरंत पैनी हो गईं। उधर जीन लुचान उठ खड़ा हुआ, मुझे अब निकलना होगा, मेरी पार्ट टाइम जॉब है। और उसके जाते ही माहौल पूरी तरह से बदल गया। असल में ले शांघाई ने जानबूझकर अपनी पहचान होंग चौवान को इसलिए बताई थी क्योंकि उसे शक था कि होंग चौवान ही शायद फेक बॉस है जो होंग वू की जगह बना बैठा है। उसने प्लान ये बनाया था कि जैसे ही एम्परर गैंग हमला करे, उसके पहले से लगाए हुए अलायंस बंदे एक्शन में आ जाएं और सामने वाला इंसान अपने रिएक्शन से खुद अपनी पहचान खोल दे। लेकिन जब हमला हुआ, टारगेट स्ट्रैटेजिस्ट नहीं था, टारगेट था जीन लुचान। ये देखकर ले शांघाई हैरान रह गया। तो इसका मतलब होंग चौवान फेक बॉस नहीं है, या फिर शायद वो बहुत चालाक है और खुद को मासूम दिखा रहा है। उसके दिमाग में अब दो थ्योरीज घूम रही थी। होंग चौवान वाकई सिर्फ एक फैन है जो अपने भाई का नाम क्लियर करना चाहता है, या फिर वो एक घातक प्लेयर है जो सबके सामने साधारण स्टूडेंट बना बैठा है, लेकिन अंदर से खेल का बादशाह है। खैर, वजह जो भी हो, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। अगला स्टेप, इसे पकड़वाकर इंटरोगेशन में सब उगलवाऊंगा। तभी वांग चमिन ने एक ऐसा सच बोल दिया जिसने ले शांघाई को कुछ सेकंड्स के लिए हिला दिया। उसकी आंखें फैली की फैली रह गईं। ये सच है? अब वो खुद उलझ गया था। जिसे वो गेम समझ रहा था, शायद उसमें असली मोहरा कोई और ही था। बाकी लोग ये सब क्यों कर रहे थे? इस बारे में हैंग चान ने समझाया कि जिन लुचान असल में एक अच्छा इंसान है। वो नहीं चाहता था कि वो किसी मर चुके इंसान से बदला लेने के पीछे पड़ा रहे। उसे डर था कि कहीं इससे लियू शांघाई और गान लुचान के बीच कोई गलत फहमी न हो जाए। आखिरकार जिन लीन बिग फील के पास इसीलिए आया था क्योंकि उसे यानाई पर भरोसा था।
इसीलिए हैंग चान उससे मिलना चाहता था। शुरुआत में मुझे डर था कि तू कहीं बहुत ही डरावना ना लगे, इसलिए कुछ बोलने का मन नहीं था, उसने कहा। लेकिन जब तुझसे मिला तो लगा कि तू थोड़ा समझदार है, इसलिए उसने उम्मीद लगाई कि यानाई सब कुछ समझ पाए। मतलब अगर वो स्माइलिंग जीनियस वाला रोल प्ले करता रहना चाहता है तो उसे जिन लुचान को सब कुछ बता देना होगा। अगर जिन लुचान चला गया तो यानाई के पास ड्रैगन डे में इन्वेस्टिगेशन करने का कोई तरीका नहीं बचेगा। उसके बाद स्ट्रैटेजिस्ट से पूछा गया, अब तू क्या करने वाला है? लेकिन तभी सामने वाले ने कुछ ऐसा बोल दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने कहा कि जिन लीन को पहले से ही अंदाजा था कि हैंग वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। असल में वो ये बात इसलिए बोल रहा था ताकि उस नकली बॉस को ढूंढ सके जो हैंग वू बन के घूम रहा है। ये सुनते ही हैंग चौवान के बदन में एकदम ठंडी पसीना छूट गया। उसे लगा कि लियू सच में असली साजिश की तलाश में है, लेकिन फिर भी उसने दिखावा किया कि उसे सब समझ आ गया है, जबकि अंदर से वो पूरा कंफ्यूज था। लियू शांघाई ने बड़े सब्र से उसे समझाया कि इस टाइम जो एम्परर गैंग है उसे अभी तक पता ही नहीं चला कि कोई बॉस बनकर उसका नाम इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए वो चाहता है कि उस इंसान को चुपचाप ढूंढा जाए बिना किसी को बताए और फिर उस आदमी के थ्रू कंट्रोल हथियाया जाए। लियू शांघाई को उम्मीद थी कि वांग चौवान भी ऐसे ही दिखावा करेगा कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन वांग चौवान ने एक झलक में ही शांघाई ली का पूरा खेल पकड़ लिया, क्योंकि गान लुचान को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं हो सकता था। अगर शांघाई ने उसे पहले से ही इंस्ट्रक्शन दी थी और फिर भी चौवान जाकर गान लुचान को सारी सच्चाई बता देता तो उसकी मंशा साफ हो जाती कि वो इन्वेस्टिगेशन को रोकना चाहता है। लियू शांघाई ने तब सीधा सवाल दागा, पर एक बात की मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है, तूने हैंग वुई के लिए फ्यूनरल क्यों नहीं करवाया? ये सुनते ही वांग चौवान फिर से ठंडी पसीने में भीग गया। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला अभी भी उस पर शक कर रहा होगा, लेकिन वो फटाफट संभल गया और झूठ बोलते हुए बोला, पैसे नहीं थे यार, इसलिए फ्यूनरल नहीं कर पाया। हालांकि ये वजह काफी बेकार सी लग रही थी, लेकिन जब तक लियू शांघाई को फोन के वजूद का पता नहीं चलता तब तक वो कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन फिर अचानक चौवान को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर अलायंस ने उस पर अटैक कर दिया तो एम्परर गैंग बिना लीडर के रह जाएगी। एग्जीक्यूटिव्स को एकदम से लगेगा कि कुछ गड़बड़ चल रही है और फिर वांग चौवान एकदम यूजलेस बन जाएगा, और जब उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी तो वो लोग उसे बिना किसी रहम के फेंक देंगे। इसलिए उसने सोचा, मुझे अपनी सेफ्टी खुद ही संभालनी होगी। इस नजरिए से सोचो तो वांग चौवान को थोड़ा सुकून भी मिला कि लियू शांघाई ये सब प्लानिंग सबकी नजरों से छुपकर कर रहा था। अगर वो अपनी आंखों की उस शक वाली झलक को छुपा पाए तो शायद वो सेफ रहेगा। इसी बीच लियू शांघाई को किसी वजह से जल्दी घर जाना पड़ा। जाते जाते उसने हैंग जियान को आवाज लगाई, अरे सुनो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले लूं, बाद में बात करेंगे। और फिर लियू शांघाई निकल गया। उसके जाने के बाद ही वांग चौवान बैठा और सब कुछ समरी करने लगा। उसके दिल में ये शक बार बार घूम रहा था, क्या स्ट्रैटेजिस्ट को अपना चेहरा दिखाना सच में सही डिसीजन था? कहीं ऐसा न हो कि बाकी सारे ड्रैगन डे के स्टूडेंट्स में से वो अलग ही नजर आने लगे, एकदम स्टैंड आउट टाइप। पर इस मीटिंग ने उसे एक चीज जरूर समझा दी, स्ट्रैटेजिस्ट का कैरेक्टर कैसा है। अब उसे अगला फोकस ये करना है कि वो खुद कैसे बिहेव करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ लियू शांघाई भी वापस जाते वक्त पूरे दिन की बातें सोच रहा था। अगर वाकई में वांग चौवान ही असली बॉस का इंपर्सनेटर निकला तो लियू शांघाई को ये बात कबूल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो हैंग वुई का छोटा भाई है। उसकी बातों का एक और मतलब भी था, अगर मैंने बिना सोचे समझे उसके खिलाफ कुछ कर डाला तो असली बेवकूफ तो मैं ही बनूंगा। ये सोचते ही लियू शांघाई की हंसी छूट गई, एकदम जोर से। उसका पागलपन भरा मुस्कुराना देख के सामने बैठा ड्राइवर भी थोड़ा चौंक गया। कितना इंटरेस्टिंग है यार, ये तो बस एक स्टूडेंट है, शांघाई ने धीरे से बड़बड़ाया। अगर ऐसा है तो फिर तमीज से, प्यार से बस 2-4 राउंड खेल लेते हैं। दूसरी तरफ एक और प्लॉट चालू था। एक औरत ने कोशिश की कि वो अपनी अदाओं से आयरन हार्टेड मैन और उसके भाइयों के बीच दरार डाल दे, लेकिन कमाल की बात यह रही कि उस आदमी को कुछ समझ ही नहीं आया, बल्कि उल्टा उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया सपोर्ट के लिए। उसे क्या पता था कि उसका अपना साथी हैंग चौवान उसी औरत का साथी था, उसका अकॉम्प्लिस। इस वक्त हैंग चौवान खुद भी अंदर से काफी परेशान था, क्योंकि स्ट्रेटेजिस्ट से निपटना इतना आसान नहीं था। अगर वो एम्परर गैंग का इस्तेमाल करता है तो लोगों को शक जरूर होगा, पर अगर वो जी लुचान को ही भेज दे स्ट्रेटेजिस्ट पर अटैक करने के लिए, वो इसी प्लान को लेकर झिझक रहा था कि तभी महिल का कॉल आया। उसने कहा, मैंने जीन लुचान से मिलने का अरेंजमेंट कर लिया है। दरअसल हुआ यूं कि महिल की जीन लुचान से रास्ते में टकरा गई थी और उसने खुद ही उसका कांटेक्ट ले लिया और मीटिंग फिक्स कर दी। महिल ने यह सब इसलिए किया क्योंकि हैंग चौवान ने पहले ही उसे जी लुचान के बारे में बताया था। अब भले ही वो जिन लुचान को मना न कर पाए स्ट्रैटेजिस्ट को मारने के लिए, लेकिन वो उसके जरिए जरूर कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकती थी। उधर जिन लुचान इस वक्त थोड़ा सा शर्मा रहा था। आखिर पहली बार कोई लड़की खुद चल के उससे बात करने आई थी। उसके दिल में एक सेकंड के लिए शक भी आया, कहीं ये कोई चाल तो नहीं। लेकिन उसके हाथ अपने आप ही उसकी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक कर बैठे। उसकी सेल्फी को घूरते हुए जीन लुचान थोड़ी देर के लिए सेल्फ डाउट में चला गया, क्या मैं सच में इतना पॉपुलर हो गया हूं बिग फिल्म में?
लेकिन जैसे ही उसे अपने भाई का हॉस्पिटल बेड पर पड़ा चेहरा याद आया, उसने झुंझलाकर फोन एक तरफ फेंक दिया। मैं यहाँ अपने भाइयों का बदला लेने आया हूँ और अब एक औरत के चक्कर में फंस रहा हूँ। कितना बेकार हूं मैं। पर यह ख्याल आधे सेकंड से ज्यादा उसके दिमाग में टिक नहीं पाया। उसने खुद को समझा लिया, नहीं, ये सब मेरे रास्ते की एक परीक्षा है, ये मेरी राइटनेस की अग्नि परीक्षा है और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। और बस वहीं से शुरुआत वाला सीन फिर से रिप्ले होता है। जीन लुचान हैंग चौवान को लगभग घसीटते हुए उस मीटिंग पॉइंट की तरफ ले जा रहा था। हैंग चौवान के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, भाई ये हो क्या रहा है? कौन मूर्ख अपनी डेट पर दोस्त को साथ लाता है? हैंग चौवान के दिमाग में यही सवाल घूम रहा था। क्लियर था कि जीन लुचान लड़ाई में तो बहुत आगे है, पर लव लाइफ के मामले में अभी भी एकदम नॉविस है। फिर भी हैंग चौवान ने उसकी तारीफ कर डाली, भाई ये तो कमाल है कि कोई लड़की तुझसे खुद आकर नंबर मांग रही है, हम जैसे बंदे तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। ये सुनकर गान लुचान थोड़ी देर चुप रहा, फिर होंग सामिन के कान के पास झुककर बोला, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है, ऐसे अचानक कॉन्टैक्ट मांगना और फिर डेट की बात करना, कहीं ये कोई नया टाइप का स्कैम तो नहीं? मदद कर, जरा ऑब्जर्व करना, पता लगाना कि वो सच में मुझ में इंटरेस्टेड है या नहीं। ये सुनते ही हैंग चौहान का गला सूख गया। उसे अंदाजा नहीं था कि जीन लीन फीलिंग्स के मामले में इतना शार्प निकलेगा। लेकिन जैसे ही उनकी ये इमोशनल मीटिंग चल ही रही थी, महिल वहां पहुंच गई। हैंग चान उसे देखकर थोड़ा सा हक्का बक्का रह गया। क्या ये वही महिल है जो अभी सिंसियर मोड में एक्ट कर रही है? जीन लुन तो इतना एक्साइटेड था कि एक्साइटमेंट में जमीन पर ही बैठ गया। महिल ने बाहर से तो बड़ी नॉर्मल एक्टिंग की, अरे गान लुन, ये तुम्हारा दोस्त कौन है? पर अंदर ही अंदर वो हैंग चौहान से सीक्रेटली कम्युनिकेट कर रही थी। तू कर क्या रहा है? तू बीच में टांग क्यों अड़ा रहा है? हैंग चामिन भी मजबूर सा लगा। उसने सीधा जवाब दिया, टेंशन मत ले, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। हैंग चौहान को बस एक मौका चाहिए था वहां से खिसकने का, लेकिन बेचारा भोला भाला गान लुचान बड़ी मासूमियत से अपने दोस्त का इंट्रोडक्शन करवा रहा था। जैसे ही इंट्रोडक्शन पूरा हुआ, जीन लुचान और महिल अपनी डेट स्टार्ट कर चुके थे। हैंग चौहान चुपचाप उनके पीछे पीछे छुपकर उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। उसे समझ में आ गया कि भले ही जीन लुचान को महिल बहुत पसंद हो, लेकिन उसने अभी भी अपनी गार्ड पूरी तरह डाउन नहीं की थी। यानी हैंग चौहान का आज का मिशन यही था, कोई सबूत ढूंढना जिससे ये प्रूव हो सके कि महिल सच में जीन लुचान को पसंद करती है। सीधे शब्दों में कहें तो उसे जीन लान की अच्छाइयां सामने लानी थी। तो उन्होंने सबसे पहले मूवी प्लान किया। आखिर एक मर्द की चाम दिखाने के लिए सिनेमा जाना तो जरूरी मूव था। पर प्रॉब्लम ये हुई कि वो हॉरर मूवी महिल को जरा भी नहीं डरा पाई, बल्कि उसे तो वो मूवी बोरिंग लगी। फिर भी उसने एक्टिंग की जैसे वो डर गई हो ताकि जीन लुचान उसे प्रोटेक्ट करे। पर रिवर्स हो गया, जीन लुचान डर के मारे बेहोश हो गया। हैंग चौहान कितना भी उसे हिला हिला के उठाने की कोशिश करता रहा, वो तो होश में ही नहीं आ रहा था। उसके बाद सब लोग एक फोटो स्टूडियो गए हेडशॉट्स क्लिक करवाने। लेकिन वहां एक नई मुसीबत आई। जीन लुन को कैमरा फोबिया था। फ्लैश जलते ही उसके माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें गिरने लगी। खाना खाने गए तो वहां भी उसकी हालत खराब, मसाले की थोड़ी सी भी मात्रा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं बेहोश होते होते बचा। आखिर में कोई और ऑप्शन नहीं बचा तो सब लोग कराओके पहुंच गए। लेकिन वहां भी जीन लुचान को पता नहीं क्या हो गया, सीधा बाथरूम भागा और उल्टियां करने लगा। महिल की परफॉर्मेंस ने हैंग चौहान के दिमाग में शक का बीज बो दिया था। भाई आज तो इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे कोई लड़की इस पे फिदा हो जाए, तो फिर ये मुस्कुरा क्यों रही है? घर भी नहीं जाना चाह रही, इसका मतलब कुछ तो और चल रहा है। अब हैंग चान से रहा नहीं गया, उसने अंदर ही अंदर बड़बड़ाया, ये बंदा पूरी तरह यूजलेस है, लड़ाई छोड़कर और किसी काम का नहीं। ऐसे चलता रहा तो ना तो ये महिल ली की अटेंशन ले पाएगा और उल्टा और भी ज्यादा शक में पड़ जाएगा। तभी हैंग चान को जीन लान की एक अकेली स्ट्रॉन्ग क्वालिटी याद आई, लड़ना। तो उसने क्या किया, वो गया अगला कमरा और वहां बैठे गुंडों को जानबूझकर उकसाया, अगर दम है तो कमरा नंबर 6 में आओ, वहीं बात होगी। और इतना बोलकर निकल लिया। पर तभी एक ट्विस्ट आया। जीन लुचान को पेट दर्द के मारे जल्दी घर जाने का मन कर रहा था। उसी पल दरवाजा धड़ाम से खुलता है। कौन हरामी था जिसने हमारे कमरे में घुसकर झगड़ा मोल लिया? हैंग चौहान को लगा, चलो भाई अब तो जीन लुचान का असली स्किल शो होने वाला है। पर अगले ही सेकंड उसकी हंसी गायब हो गई, क्योंकि जो अंदर आया वो कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं था। क्यू यांग, जो कि एम्परर गैंग का स्क्वाड कैप्टन था, वो एकदम ताव में महल के पास आया, आंखों में गुस्सा लिए हुए। उसने गुस्से से पूछा, ये क्या चल रहा है? तू यहाँ दो दो मर्दों के साथ क्या कर रही है? धोखा दे रही है क्या? ये सुनते ही दोनों लड़कों के बदन से ठंडी पसीना बहने लगी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि गुई जांग यहाँ टपक पड़ेगा। अब लग रहा था सीन सच में बड़ा भारी पड़ गया है। जीन लुचान के लिए ये था उसका पहला असली मुकाबला, और सामने वाला बंदा कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि खुद गुई जांग द सेकंड, एम्परर गैंग का सेकंड स्क्वाड कैप्टन। असल में हुआ यूं कि हैंग चान ने जानबूझकर जीन लुचान की फाइटिंग स्किल्स दिखाने का प्लान बनाया था। वो गया दूसरे कमरे में और वहां के गुंडों को उकसा दिया, अगर दम है तो कमरा नंबर 6 में आओ, वहीं फाइनल बात होगी। गुंडे गुस्से में आग बबूला थे और सीधा रूम 6 की तरफ निकलने वाले थे,
पर रास्ते में टकरा गए गुइयांग से, जो बाथरूम से बस अभी अभी बाहर निकला था। थोड़ी पूछताछ करने के बाद गुइजांग को पता चला कि उसके सबॉर्डिनेट्स के कमरे में कोई घुसा और उन्हें सीधे प्रोक कर गया, और वो भी तब जब गुई खुद वहां मौजूद नहीं था। बस आग लग गई। गुइजांग का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। वो बिना किसी को साथ लिए अकेले ही पहुंच गया रूम 6। वैसे तो एम्परर गैंग का एक रूल था, अगर जैकेट नहीं पहना हो तो लड़ाई नहीं होगी, पर इस बार कुछ अलग ही होने वाला था। और तभी गुइजांग की नजर सीधी जाकर महिल पर पड़ी, जो 2 मर्दों के साथ बैठी थी। उसका चेहरा सख्त हो गया। तू बॉस की गर्लफ्रेंड है ना? तो ये क्या सीन है? तू चीट कर रही है। जीन लुचान ने फौरन नोटिस किया कि सामने वाले बंदे ने ड्रैगन पैटर्न वाली जैकेट पहन रखी थी, मतलब ये बंदा एम्परर गैंग से है। पर वो मान ही नहीं पा रहा था कि महिल जैसी लड़की का एम्परर गैंग से कोई लेना देना हो सकता है। उसे लगा ये सामने वाला बंदा तो बस कोई पागल सा घमंडी टाइप है जो खुद ही कहानी बना रहा है। गुइजांग उसकी इस सोच पर हंसा, एकदम मजाक समझकर, पर कुछ रीजंस की वजह से वो खुलकर बोल नहीं सकता था। इसलिए उसने फिर से सवाल किया, महिल ये क्या सीन है? लेकिन तभी जीन लुचान ने खुद से पहल की। वो सामने आया और बोला, उस पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ये सीन देख के हैंग चौवान तो पूरी तरह सन्न रह गया। ये क्या कर रहा है भाई? उसके दिमाग में यही घूम रहा था। गुइजांग जिसे एक पंच पड़ चुका था, पहले तो चुप रहा क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि रियल सिचुएशन है क्या। लेकिन फिर जीन लुचान ने उसे ओपनली चढ़ाया, तू ही नहीं तेरा बॉस भी पूरा टोटल गार्बेज है। अब तो गुइजांग का पारा फुल हाई। हरामी, मरना चाहता है क्या? इतना बोलते ही उसने सीधा झपट्टा मारा जीन लुचान पर, लेकिन जीन लुचान ने दोनों हाथों से उसका पंच रोक लिया, एकदम ठहराव के साथ। ये सीन देख के हैंग चौवान के चेहरे पर टेंशन छा गई। उसने धीरे से महिल से कहा, तू पहले निकल चल, यहां से बात बिगड़ सकती है। लेकिन महिल ने सिर हिलाकर मना कर दिया, नहीं, मुझे तो इसी मौके का इंतजार था। अब देखती हूँ ये लड़का असल में कितना दम रखता है। लेकिन असली बात यह थी कि उस लड़की ने इस मौके को यूज करना चाहा ताकि वो गन लूचुन की फाइटिंग स्किल्स टेस्ट कर सके। देखना चाहती थी कि वो गुइयांग के सामने कितने सेकंड टिक पाता है। जैसा सोचा गया था, जिन लूचुन तो 3 राउंड से भी कम में पीछे छूट गया। गुइयांग ने उसे एक जोरदार किक मारी, लेकिन जैसे ही गुइयांग का अगला अटैक आता दिखा, जिन लूचुन ने चालाकी से अपनी जैकेट उतारी और सीधा उसके ऊपर फेंक दी। फिर मौके का फायदा उठाते हुए उसे एक पंच दे मारा। हिट करने के बाद उसने मजे लेते हुए पूछा, कैसा लगा? लेकिन गुइयांग ने तो इस चीज को सीरियसली लिया ही नहीं, उल्टा मुस्कुराते हुए बोला, क्यूट हो यार तू। फिर दोनों के बीच कई राउंड्स तक फुल ऑन पंचिंग और ब्लॉक्स का गेम चला। जिन लूचुन ने जब छुपकर 2 पंच मारे, बस वही हिट हुए, वरना उसके बाकी सारे अटैक्स मिस हो गए। पूरा टाइम वो बस डिफेंस कर रहा था और अंदर ही अंदर सोचने लगा, ये बंदा आखिर है कौन? देखने में तो सीधा साधा लगता है, पर इसके अटैक्स तो सीधे जान ले लेने वाले हैं। ड्रैगन डे वाले लोंडो से ये तो 100 गुना खतरनाक है, कहीं ये एम्परर गैंग से तो नहीं। अब हालत ये थी कि गन लूचुन बस दोनों हाथों से ब्लॉक्स कर रहा था, काउंटर अटैक करने का तो कोई चांस ही नहीं था। इतना पिटने के बाद माही भी खुद को रोक नहीं पाई और बोली, अबे ये तो सीन से ही बाहर हो गया यार। क्या मैंने अपनी उम्मीदें ज्यादा ऊंची सेट कर ली थी? क्यों इसका परफॉर्मेंस इतना वीक है? असल में कैप्टन लेवल के अपोनेंट से लड़ना इसके लिए वाकई में बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ वांग साई का मूड पूरा अलग था, बाहर से शांत लेकिन अंदर से वो दिल से गन लूचुन के लिए चीयर कर रहा था। भले ही मैं एम्परर गैंग का हूं, पर इस बार मैं तेरे लिए हूं भाई। हैंगवू के चमचे से तू हार मत जाना। उसी टाइम गन लूचुन के अंदर भी एक आग जल रही थी। मैं नहीं हारूंगा, किसी भी हाल में नहीं। लेकिन अगले ही सेकंड गुइयांग का पंच सीधा उसके चेहरे पे गिरा। सबको लगा अब तो गया, पर जिन लूचुन ने होश नहीं खोया, उल्टा उसने पास में रखा टेबल उठाया और पूरी ताकत से गुइयांग के ऊपर दे मारा। पूरा सीन एकदम से पलट गया। हैंगझो मिन तो खुशी से झूम उठा, अबे यार इसने सच में गुई को हरा दिया क्या? वो तो सीधा आगे बढ़कर जिन लूचुन की तारीफ करने लगा, लेकिन लूचुन तो सिर खुजाने लगा, थोड़ा शर्मिंदा होके। उसे पता था कि ये जीत उसकी ताकत से नहीं बल्कि टेबल यूज करके आई थी। पर माही की शक्ल अब भी ठंडी बनी रही, क्योंकि उसके लिए तो गुइयांग यानी फाइटिंग डेमन कोई मामूली बंदा नहीं था। वो तो एम्परर गैंग में बहुत पहले ही कैप्टन लेवल पर पहुंच गया था। जिन लूचुन जैसे किसी न्यूकमर के हाथों उसकी हार नामुमकिन लग रहा था। और तभी अगले ही सेकंड गुइयांग उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी, मगर वो स्माइल नहीं, वो पागलपन था। तू बड़ा चालू निकला बे, जानबूझ के डिफेंस छोड़ा ताकि मैं तेरे फेस पे अटैक करूं, फिर अचानक टेबल उठाकर मुझ पे फेंक दे। अगर तू सोच रहा है कि ऐसी ट्रिक से तू मुझे हरा देगा तो तू सपना देख रहा है। आजा, कंटिन्यू करते हैं, आज तू मेरे साथ बहुत एंजॉय करने वाला है। उसी टाइम जिन लूचुन ने साफ साफ फील किया वो ऑरा जो गुइयांग के आसपास घूम रहा था, प्योर मैडनेस था। अब उसे पूरा यकीन हो गया था, गुइयांग सच में एक पागल आदमी है। इससे जीतना तो छोड़ो, इसका सामना करना ही नामुमकिन है। वो इंसान जो किसी अजनबी शहर में सिर्फ बदला लेने आया था,
अब वो देख रहा था कि वो अपने दुश्मन के एक जूनियर तक को नहीं हरा पा रहा। हालांकि उसने फाइट में बहुत सी चीप ट्रिक्स यूज की, लेकिन फिर भी वो गुइयांग यानी एम्पर गैंग के सेकंड स्क्वाड कैप्टन को हरा नहीं पाया। उसके पूरे वजूद को उस ऑरा ने डरा दिया था। अगर हैंग झाओमिन ने टाइम से बॉस की एक्टिंग करते हुए मैसेज न भेजा होता जिससे गुइयांग को वापस बुलाया गया, तो जिन लूचुन की हार पक्की थी। जाते जाते गुइयांग ने पीछे मुड़कर माही को देखा और बोला, अब बॉस को तू खुद ही समझा लेना कि तू दुश्मनों के साथ क्यों खड़ी थी। फिर बिना कुछ सुने वो घूम के चला गया। लेकिन तभी जिन लूचुन ने पीछे से आवाज मारी, रुक, कम से कम अपना नाम तो बता जा। जिन लूचुन ने पीछे से आवाज मारी। गुइयांग रुक तो गया, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया। उसने पीछे मुड़ के कहा, नाम जानने का शौक है? ठीक है, बता देता हूं। लेकिन सुन, आज जो हुआ वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। तेरे जैसे बंदे को दोबारा मुझसे अकेले मिलने का मौका नहीं मिलेगा, तो नाम याद रखने का भी कोई मतलब नहीं। और फिर वो चला गया। गन लूचुन लंबे टाइम तक वहीं खड़ा रहा, दिमाग एकदम ब्लैंक। उसका दिल अब भी धड़क रहा था, जैसे फाइट अभी खत्म नहीं हुई। तभी माही ने बड़ी कैजुअली पूछा, अब कहाँ जाना है? कहीं घूमना है क्या? गन लूचुन तो थोड़ा शॉक्ड रह गया और हैंग झाओमिन भी थोड़ा कंफ्यूज था। दोनों ने धीरे धीरे आपस में बात की। मतलब, इतना कुछ हो गया और अब तू घूमने की बात कर रही है? आम लोग तो ऐसी सिचुएशन में सीधा घर भागते। लेकिन गन लूचुन ने मना नहीं किया, बस चुपचाप खड़ा रहा। माही ने भी जबरदस्ती नहीं की, बस उसे एक एक्सटर्नल इंजरी की दवाई पकड़ा दी और बोली, कम से कम ये तो ले लो, जख्मों पे लगाना। जिन लूचुन ने शर्माते हुए सिर खुजाया, उसे समझ ही नहीं आया क्या बोले। माही ने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, उल्टा मुझे तेरा शुक्रिया कहना चाहिए। आखिर तू मेरी प्रोटेक्शन करते हुए ही तो लड़ रहा था, है ना? ये सुन के हैंग झाओमिन की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अब समझ आया कि जिन लूचुन तो गुइयांग से एक तरफा हालातों में लड़ रहा था और माही ने तो इस मौके का थोड़ा फायदा ही उठा लिया। जिन लूचुन तो अब पूरे लाल पड़ गया, उसके गाल सच में ब्लश कर गए थे उसके ये शब्द सुनकर। माही थोड़ी चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिन लूचुन उसकी बातों का मतलब समझ गया होगा। असलियत ये थी कि माही ने जो कुछ भी किया वो सब सिर्फ एक प्लान था, जिन लूचुन को बहकाने का। वो चाहती थी कि वो थोड़ा और रुके, थोड़ा और टाइम साथ बिताए। हर तरीके से उसने कोशिश की कि वो लड़का वहीं रुका रहे, थोड़ा प्ले करे। वांग झाओमिन को भी मानना पड़ा, माही सच में लोगों को फंसाने में एक्सपर्ट है यार। उसे तो लग रहा था कि जिन लूचुन पूरा फिदा हो चुका होगा, लेकिन उसकी सोच के उलट जिन लूचुन ने एकदम ठोस तरीके से इनकार कर दिया। सॉरी, बस इतना कहा और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। लेकिन उसका चलना भी सब कुछ नहीं कह रहा था। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, क्योंकि उसका दिल भी वहीं रुकना चाहता था, सबके साथ रहना चाहता था। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक आवाज थी, अब नहीं, अब मैं रिलैक्स नहीं कर सकता। हालांकि जो फाइट हुई वो पूरी तरह से उसके फेवर में नहीं थी, लेकिन जिन लूचुन ने तय कर लिया था, मैं ऐसे ही हार मानने वाला नहीं हूं। अब उसकी आंखों में एक अलग ही डिटर्मिनेशन आ चुका था। कोई पछतावा नहीं था, कोई डर नहीं। अगर मैं कुएं का मेंढक हूं तो अब वक्त है बाहर निकलने का। अब मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, इस नए माहौल के हिसाब से खुद को ढालना होगा। हैंग झाओमिन अब भी शॉक था। सीरियसली, इसने माही जैसी लड़की को डेट करने का मौका छोड़ दिया? माही ने भी ठंडी सांस छोड़ी और मुंह बनाते हुए बोली, मैंने पहले ही कहा था, जो लड़के फाइटिंग के पीछे पागल होते हैं वो किसी काम के नहीं होते। और ये सुनकर वांग झाओमिन खुद को रोक नहीं पाया और माही को छेड़ते हुए बोला, तो फिर आज तो तूने पूरी जान लगा दी लड़के को पटाने में, है ना? लेकिन माही जिद पे अड़ी रही। मैंने ऐसा थोड़ी सोचा था कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा। वांग मुस्कुराया और बोला, फिर भी तूने आज मेहनत पूरी की। माही ने हल्की सी स्माइल के साथ जवाब दिया, कुछ खास नहीं, पर सच बताऊं तो बहुत टाइम बाद आज मैं सच में खुश हुई हूं। अगर और कुछ नहीं है तो मैं निकलती हूं। उसके ये शब्द सुनके वांग झाओमिन थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो गया। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, क्या मैं कभी माही को सही मायनों में समझ पाया हूं? लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा सोच पाता, उसके फोन पे नोटिफिकेशन आया। मैसेज स्ट्रैटेजिस्ट का था। सवाल सीधा था, क्या तुम थोड़ी देर बात कर सकते हो? वांग को ये अजीब लगा, क्योंकि स्ट्रैटेजिस्ट ने ये नहीं पूछा कि कब फ्री हो, बल्कि सीधे पूछ लिया, टाइम निकाल सकते हो या नहीं? क्या ही घमंडी बंदा है ये, वांग के मन में चल रहा था। वो सोचने लगा कि शायद कोई गहरी चाल चल रही है, क्योंकि जब रिस्क बढ़ता है तो कमजोरियां पकड़ने का मौका भी उतना ही बढ़ जाता है। अब वो सोच ही रहा था कि मीटिंग को मना कर दे, ताकि किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तभी अचानक पास वाली गली से एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। क्यूरियोसिटी में भरा हुआ वांग उस तरफ देखने चल पड़ा, आखिर हुआ क्या है वहां। वांग झाओमिन जब उस गली में पहुंचा तो जो सीन उसने देखा वो खुद दंग रह गया। जिसे मारा जा रहा था वो और कोई नहीं बल्कि माही थी। अभी अभी जो उसके सामने कॉन्फिडेंट और एटीट्यूड वाली लग रही थी, अब वही माही किसी और की मार सह रही थी। वांग को यकीन ही नहीं हुआ, जो लड़की अभी कुछ देर पहले मजाक में मुझे छेड़ रही थी वो अब इतने अपमानजनक हालातों में खड़ी है। फिर उसने थोड़ा और ध्यान से देखा और सुना। उन लोगों का कहना था कि माही का भाई अब एक वेजिटेबल बन चुका है।
उसी वजह से वो लोग उस पे हाथ उठाने की हिम्मत कर बैठे। जाते जाते उन्होंने ताना मारा, अगली बार ऐसे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, समझी। वांग झाओमिन का खून खौल उठा। उसका मन हुआ कि सीधा एम्परर गैंग को बुलाकर इन सबको सबक सिखा दे, लेकिन तभी माही फिर से सामने आ गई। उसने शांत तरीके से कहा, प्लीज मुझे बस घर छोड़ दो। वांग कंफ्यूज था, पूरा सीन समझ नहीं आ रहा था, फिर भी उसने चुपचाप हाँ कर दी। रास्ते में जाते हुए उसे महसूस हुआ माही की फैमिली सिचुएशन तो कुछ और ही है, जिसे वो हमेशा रईस, स्टाइलिश, अमीर लड़की समझता था। असल में उसकी हालत तो शायद खुद वांग से भी खराब थी। जैसे माही ने उसके मन की बात पढ़ ली हो, वो खुद ही बोल पड़ी, मेरे भाई की दवाई और हॉस्पिटल का सारा खर्चा मुझे उठाना पड़ता है, इसलिए यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। ये सुनते ही वांग झाओमिन को एक गिल्ट महसूस हुआ। उसका दिल बैठ गया, आखिर ये सब कुछ तो मेरे ही भाई की वजह से हुआ था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने माही से सीधा सवाल पूछा, तू बता वो कौन था। वांग झाओमिन के पूछने पर माही ने सब कुछ खुलकर बता दिया, और जैसे बोलते बोलते वो अंदर से फिर से टूटने लगी थी। वो लड़कियां जो मुझे बुली कर रही थीं, वो असल में मेरी जान पहचान की ही थीं। वांग थोड़ा चौंका, क्या मतलब। माही ने गहरी सांस ली और बोली, तब की बात है जब होंग बोमे और उसकी गैंग को एक लड़का पसंद आ गया था। वो सब प्लान बना रही थीं कि उससे प्रपोज करें, लेकिन जब वो लड़का मेरे पास आया तो मैं भी पहले यही सोच बैठी कि शायद वो मुझे प्रपोज करने वाला है, पर नहीं, वो सिर्फ मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछने आया था ताकि मुझसे बात कर सके। ये देखकर होंग बोमे जल भुन गई, और जब वो लड़का माही से कॉन्टैक्ट ना मिल पाने के बाद चला गया तो उसने पूरी बात को पलटकर पेश किया, मैं तो माही को जानती ही नहीं। बस उसी दिन से माही बन गई टारगेट। बुलिंग, प्रैंक्स, गॉसिप्स, बदनाम करने की हर हद पार कर दी गई। शुरुआत में माही चुप रही, लेकिन फिर बात इतनी बढ़ गई कि रूमर्स, झूठे मैसेजेस और सोशल मीडिया तक आ गए। एक दिन जब उसने देख लिया कि एक लड़की उसका नाम लेकर सबको फालतू बातें भेज रही है, तो माही ने गुस्से में आकर उसे सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। पूरी क्लासरूम में एकदम सन्नाटा छा गया, सबकी निगाहें एक ही दिशा में घूम गई। माही की आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने कांपती आवाज में पूछा, ये तू ही थी ना जिसने मेरे बारे में सबको झूठ बोला। होंग बोमे ने बिल्कुल भी इनकार नहीं किया, उल्टा मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या हुआ, तुझे तो लोगों को फंसाना आता है ना। मैं तो बस तेरा थोड़ा प्रमोशन कर रही थी ताकि तुझे कोई अमीर लड़का जल्दी मिल जाए। ये सुनते ही माही पूरी तरह टूट गई, उसके अंदर कुछ टक की तरह चटका। अब वो बस। माही ने फिर से हाथ उठाया, होंग बोमे को एक और थप्पड़ मारने ही वाली थी, लेकिन तभी उसका हाथ किसी ने कसके पकड़ लिया। होंग बोमे का बॉयफ्रेंड। उसने माही का हाथ झटककर उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा, चल तुझे आज सबक सिखाता हूं। वो लोग जैसे ही क्लासरूम के दरवाजे तक पहुंचे, अचानक हवा में एक जोरदार किक आई और बॉयफ्रेंड उड़ता हुआ जमीन पर गिरा। नया बंदा जो आया था वो और कोई नहीं बल्कि माही का भाई था। उसका आना ही पूरे माहौल को बदल गया। जैसे ही वो अंदर आया, पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया, हर कोई डर गया। उसने सीधा होंग बोमे को डांट पिलाई, तू दोबारा मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखेगी तो मैं तुझे पहचान में नहीं आने दूंगा। उस दिन के बाद होंग बोमे ने फिर कभी माही से पंगा लेने की हिम्मत नहीं की, तब तक जब तक उसे पता नहीं चला कि माही का भाई अब कोमा में है। बस फिर क्या, वो फिर से शुरू हो गई। ये सब सुनकर वांग झाओमिन का पारा 7वें आसमान पे था। उसने बिना कुछ कहे सीधा अपना फोन निकाला, अब बहुत हो गया, अब तो इसे सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन माही ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया, नहीं वांग, चाहे मेरे साथ जो भी हो, मैं अपने भाई को तकलीफ में नहीं डालना चाहती, ना ही एम्पर गैंग की ताकत का गलत यूज करना चाहती हूँ। जो तूने आज देखा उसे भूल जा, ये मेरा पर्सनल मामला है, तेरे लिए अभी जरूरी है बस उस स्ट्रैटेजिस्ट को पकड़ने की कोई तरकीब निकाल। लेकिन फिर भी वांग झाओमिन का खून नहीं थमा। उसने चुपचाप सोच लिया था, अब इस होंग बोमे को दिखाना पड़ेगा असली बुलिंग किसे कहते हैं। और अगली ही सुबह गुयांग खुद स्कूल के गेट पर खड़ा था। उसके आसपास खड़े लोग कांप रहे थे। वो सबको एक ही सवाल पूछ रहा था, होंग बोमे कहाँ है, उसका हिसाब बराबर होना चाहिए। वांग झाओमिन अब पूरी प्लानिंग मोड में आ चुका था। उसने माही से सीधा पूछा, मुझे गुयांग के बारे में सारी डिटेल दे, वो किस टाइप की लड़कियों में इंटरेस्टेड है। माही थोड़ी हैरान तो हुई, लेकिन उसने सब बता दिया, और तभी वांग के चेहरे पे हल्की सी शैतानी मुस्कान आ गई। होंग बोमे तो उसी के टाइप की है। बस फिर क्या, वांग झाओमिन ने जिन जियान को एक फेक मैसेज पास कराने को कहा। मैसेज में लिखा था, इस फोटो वाली लड़की तुम में इंटरेस्टेड है। जैसे ही गुयांग ने ये सुना, वो बिना टाइम वेस्ट किए पहुंच गया बाके और गर्ल्स हाई स्कूल के बाहर। उसने पास खड़ी एक लड़की से बोला, जाके कहो होंग बोमे से कोई बाहर गेट पे उसका इंतजार कर रहा है। उधर होंग बोमे फिर से अपनी घटिया हरकतों में लगी हुई थी, बस इसलिए कि एक लड़की उसके लिए कॉफी नहीं लाई, उसने उस पे पूरा दूध उलट दिया, फिर मोपा उठाकर उसकी शक्ल पे रगड़ने लगी जैसे वो कोई जमीन हो। जब तक उसे वो लड़की पूरी तरह तोड़ी हुई ना लगी, वो वॉशरूम से बाहर नहीं निकली। वापस क्लासरूम की तरफ लौटते हुए लियाओ ने उससे पूछा, वैसे यान जोंग के साथ तेरा क्या सीन चल रहा है, फंसाया कि नहीं। होंग बोमे ने बोर होते हुए जवाब दिया,
अगर वो थोड़ा हैंडसम ना होता तो मैं उसे फंसाने में टाइम ही क्यों बर्बाद करती। इन दिनों तो लेडी बन बन के थक गई हूँ, लेकिन जल्दी ही रिजल्ट मिलने वाला है। तीनों अभी अपने रोमांस और गॉसिप में बिजी ही थी। तभी एक लड़की आई और बोली, होंग में कोई लड़का स्कूल गेट पे तेरा इंतजार कर रहा है। होंग बोमे ने चौंक कर मुड़कर देखा। उसने बड़ी शान से अपनी अचीवमेंट अपनी 2 बहनों को दिखाई, लेकिन जैसे ही वो स्कूल गेट पर पहुंची उसके कदम जम गए। जो बंदा वहां खड़ा था वो उसका भाई युआन जोएन नहीं था, बल्कि एक ऐसा आदमी था जिसकी शक्ल बहुत ही डरावनी थी। वो बिना सोचे एक कदम पीछे हट गई और हिम्मत जुटा के पूछ लिया, तुम हो कौन? गी जोंग ने बिना हिचक के जवाब दिया, तू मुझे पसंद नहीं करती क्या? होंगबी की तो ठंडी पसीने छूट गए। उसने झट से कहा, लगता है तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। साइड से झांकती हुई उसकी 2 फ्रेंड्स भी डर गईं। उन्हें तो कभी उम्मीद नहीं थी कि होंगबी ऐसे किसी आदमी को जानती होगी। उनकी शक्लें देख के होंगबी को समझ आ गया कि सब लोग कुछ और ही सोच रहे हैं। इसलिए उसने बिना टाइम खराब किए सीधे गी जोंग को डांट दिया, चुप हो जा, एक शब्द और मत बोलना। और फिर जोर से चिल्लाई, तेरी ये फालतू वाली सोच की भी हद होती है। मैं तेरे जैसे गुंडे को कैसे पसंद कर सकती हूँ? दफा हो जाए यहां से। इतना कह के वो पलटी और चली गई। लेकिन होंगबी को ये नहीं पता था कि उसका असली डरावना सपना अब शुरू होने वाला है। हांग चौवन ने उसके कैरेक्टर को तुंद्रा टाइप का सेट किया था। मतलब चाहे उसे कोई कितना भी पसंद हो, वो हमेशा यही बोलेगी कि मुझे तो नफरत है। और गी जोंग था उस टाइप का बंदा जो चाहे जितनी बार रिजेक्ट कर दो लेकिन पीछे हटने वाला नहीं था। उसे तो जितना होंगबी ने नफरत दिखाई उतनी ही ज्यादा जान फूंक गई उसमें। अगली सुबह जांग काफी जल्दी उठ गया। क्लास में तो पहले से ही होंगबी के कांड की चर्चा शुरू हो चुकी थी। उसकी एक गर्लफ्रेंड ने उसे याद दिलाया, जल्दी भाग स्कूल स्टोर की तरफ। अब तक स्कूल स्टोर के बाहर भीड़ लग चुकी थी, सब तमाशा देखने आए थे। होंग बूम, हाँ ये वही है होंगबी। जैसे ही भीड़ में से घुसती हुई आगे पहुंची, सामने का सीन देख के उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। जी जांग वहां खड़ा था। उसने स्कूल स्टोर की सारी कॉफी खरीदने की जिद पकड़ ली थी, लेकिन स्टोर वाली आंटी अड़ी हुई थी, बाहर वालों को कुछ नहीं मिलेगा। तभी होंगबी को देखते ही गी जांग के दिमाग में आइडिया क्लिक हुआ, इससे बोलो खरीद ले, पैसे मैं दे दूंगा। आखिर आंटी ने बोला कि मैं तो बाहरी हूं और मैं तो जबरदस्ती ले नहीं सकता। होंगबी का दिमाग चकरा गया। उसे समझ ही नहीं आया ये हो क्या रहा है। वो बोली, तू है कौन और ये सब कर क्यों रहा है? गी जांग अब खुद कंट्रोल नहीं कर पाया और थोड़ा झुंझला के बोल पड़ा, तूने अपना कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही ओवर कर दिया है। तुझे तो गी जांग का नाम तक नहीं पता। मैं एम्परर गैंग से हूँ और हाँ, मुझे तेरा कॉन्टैक्ट चाहिए। तेरा जो एटीट्यूड है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। उसके चेहरे की वो पगली सी दीवानी झलक देखकर होंगबी पूरी तरह से पैनिक में आ गई। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर इस जैसे इंसान के साथ मेरा नाम जोड़ा गया और कोई बकवास अफवाह फैल गई तो मेरी तो बर्बादी तय है। अब होंगबी को समझ आ गया था कि वो अब कभी भी भाई युआन जोंग के सामने मासूम बनने का ड्रामा नहीं कर पाएगी। तो उसने सोचा फिलहाल गी जांग के साथ थोड़ी सेटिंग कर ली जाए। इसलिए उसने उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया और साफ साफ बोला, अब तू स्कूल मत आना, समझा? लेकिन उसके दिमाग में अभी भी यही घूम रहा था, मैं इस टाइप के बंदे के चक्कर में फंसी कैसे? पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। गी जांग तो इश्क में इतना साइको हो गया था कि उसने सीधे होंगबी के क्रश युआन जोंग को ढूंढ निकाला, उसे कूटा और उसका फोन भी छीन लिया। जब होंग बोम को ये खबर मिली, उसकी शक्ल एकदम सफेद पड़ गई। उसने तो कुछ मिनट पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड्स को शेखी मारी थी, बस अब तो भाई युआन जोंग पटने ही वाला है। और अब ये सुनने को मिल रहा था कि भाई साहब की तो कुटाई हो गई है। ऊपर से गी जांग ने तो खुलेआम ऐलान कर दिया, अब वो बंदा तेरे सामने कभी नजर नहीं आएगा। लेकिन असली झटका तब लगा जब गी जांग सीधे होंगबी के घर के बाहर पहुंच गया। होंगबी तो गुस्से में पागल हो गई। उसने गुस्से में अपना फोन जमीन पे पटक के तोड़ डाला। उसका दिमाग बस एक ही बात सोच रहा था, इतने टाइम बाद एक हैंडसम बंदा पटाया था और तूने सब तबाह कर दिया। अब होंगबी का बदले वाला मोड ऑन हो गया। अब मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू भी मेरी तरह रोएगा। उसने फौरन अपने एक्स बॉयफ्रेंड का नंबर मिलाया और सीधा बोल दिया, अगर तू आके इस गी जांग की वाट लगा दे तो जो बोलेगा मैं करने को तैयार हूं। ये सुनते ही पयांची भी चौंक गया। लेकिन दूसरी तरफ फोन पे पयांची बस हल्की सी स्माइल करते हुए बोला, तूने ये बात खुद मुंह से कही है, अब पीछे मत हटना। फोन कट होते ही होंगबी सीधा नीचे उतरी। गी जांग वहीं खड़ा था और वो उसके पास पहुंची। उसने कहा, माय चल, मेरे साथ सब्स्टिट्यूट इमोशन लेक चलना है। गी जांग बिना कुछ पूछे साथ चल पड़ा। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद होंगबी ने आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया जो उसके दिमाग में कब से घूम रहा था, तूने मुझे पहली बार देखा कहाँ था? गी जांग थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया और बोला, माय ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए, क्योंकि मैंने तो सुना है तू मुझे पहली नजर में ही चाहने लगी थी। होंगबी की तो जबड़ा ही खुला रह गया। वो दांत पीस के बोली, कौन हरामी है जिसने ये अफवाह फैलाई? लेकिन गी जांग को लगा कि होंगबी बस शर्मीली बन रही है और वो जो कुछ भी कह रही है वो सब बस दिखावा है। उसे ये नहीं पता था कि होंगबी के दिमाग में तो किल मोड ऑन हो चुका है। वो तो बस अपने एक्स बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी कि कब आए और इस बंदे को ठोक दे।
तभी होंग बी ने बात का रुख मोड़ा और पूछा, ये जो तूने पहना है ये क्या है? गीजांग बड़े गर्व से बोला, ये जो ड्रैगन वाला जैकेट है ना, ये एम्परर गैंग का सिंबल है। देखना कितना कूल लग रहा हूं। फिर तो वो बिना रुके अपने गैंग के बॉस की तारीफें करता चला गया, जैसे कोई फैन बॉय हो। होंग बूम की तो हालत ही खराब हो गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था ये किस टाइप की बात कर रहा है। उसे बस इतना समझ में आया कि गीजांग उस बॉस नाम के इंसान को बहुत ज्यादा फॉलो करता है। जब होंग बूम ने पूछा, तू उस बॉस को पसंद करता है क्या? जेल में जांग ने बिना एक सेकंड भी लगाए जवाब दे दिया, ऑब्वियसली यार, वो पहला इंसान है जिसे मैं दिल से फॉलो करना चाहता हूँ। एक ही लाइन में कहूँ तो ही इज द बेस्ट मैन, और चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े मैं उसे किंग बना के ही रहूंगा। फिर उसने होंग बूम की तरफ देखा और बोला, वैसे तुझे सच में नहीं पता ये जैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है? होंग बूमे ने धीरे से बुदबुदाया, जिसने मां सींग की कुटाई की थी उसने भी शायद ऐसा ही जैकेट पहना था। लेकिन हवा चल रही थी और गीजांग को उसकी बात साफ साफ सुनाई नहीं दी। वो बोला, क्या कहा तूने? होंग बी झट से पलटी, कुछ नहीं, छोड़ना। वैसे चल खाना खा लेते हैं, ऐसे खाली बैठे रहना मेरी स्टाइल नहीं है। असल में होंग बी तो बस बहाना बना रही थी ताकि थोड़ा और टाइम खींच सके, क्योंकि उसे पता था उसका एक्स बॉयफ्रेंड बस पहुंचने ही वाला था। और तभी एक वैन सामने आकर रुकी। उसका एक्स नीचे उतरा, साथ में कुछ बंदे भी थे। उतरते ही उसने गीजांग को देख के ताना मारा, ओ भाई, दिखने में तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, तू इसके चक्कर में फंसी कैसे? वैन से कुल 5 लड़के उतरे और उनके लीडर के हाथ में था एक स्पाइक्स वाला क्लब। लेकिन गीजांग एकदम शांत था। उसने बस होंग बूम की तरफ देखा और पूछा, तू इस बंदे को जानती है? पर इससे पहले कि होंग बी को जवाब देती, एक और बंदा बीच में बोल पड़ा, तेरे रिश्ते हमेशा ऐसे ही बददिमाग लोगों से क्यों होते हैं? अब गीजांग को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि होंग बी सिर्फ क्यूट सी लड़की नहीं है, ये लड़की खुद भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो लड़की चाहे जितनी भी पागल क्यों ना हो, गीजांग को अब भी उसमें कुछ अजीब सी अट्रैक्शन लग रही थी। शायद इसलिए क्योंकि वो भी खुद अंदर से थोड़ा बिगड़ा हुआ था और ये सब ड्रामा उसकी पर्सनैलिटी को सूट करता था। जैसे ही गीजांग चाहता था कि होंग बी उसके पीछे छुप जाए, उल्टा वो खुद दौड़ के सामने चली गई। वो सीधा कार में घुसी और बंदों को ऑर्डर दिया, जल्दी करो, इसे मार दो और डेड बॉडी लेक में फेंक दो। गीजांग का तो मुंह उतर गया। उसने खुद से ही बड़बड़ाया, ओ भाई, ये लड़की तो सच में सीरियस है। पायंची ने टाइम वेस्ट नहीं किया, अपने लड़कों को बोला, ज्यादा बात मत करो, सीधा निपटा दो इसे। लेकिन सेकंड्स के अंदर ही सारे के सारे बंदे जमीन पे पड़े थे। गीजांग ने एक बंदे से उड़ता हुआ एक कार्ड पकड़ लिया और जब देखा कि वो लोन शार्क निकला तो उसका चेहरा एकदम घृणा से भर गया। वो बोला, इन सेकंड हैंड लुच्चों को हराना कोई मजा नहीं है यार। सोचो, एक लड़का अपनी लाइफ की पहली डेट पे है और उस पर 5 गुंडे एक साथ टूट पड़ते हैं, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ही पीछे हट जाती है। ऊपर से कोई अजनबी आके उसे बच्चा कह के मजाक उड़ाता है। पर उसके चारों गुंडे तो 2.5 मिनट भी नहीं टिके गीजांग के सामने। फिर भी गीजांग के चेहरे पर वो बोरियत वाला एक्सप्रेशन बना रहा, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग तो बस स्टूडेंट लेवल की लड़ाइयां लड़ते हैं और मैंने तो असली वार जोन में लड़ाई की है। ये लोग मेरे लेवल के हैं ही नहीं।